गाय के घी को आप अगर यहाँ पे मेल्ट करो, यहाँ पे रब करो सर्दियों में भी, तो बॉडी टेम्परेचर पे मेल्ट हो जाएगा। भैंस का दूध जो है उसको 10 डिग्री गर्मी ज़्यादा चाहिए पाचन के लिए। जैसे इस गौशाला में 550-600 गाय हैं, छोटे बड़े मिला के। देसी गाय जो है, अगर बच्चा आपने मैच नहीं किया तो देसी गाय दूध नहीं देती। अच्छा। और देसी गाय बहुत मूढ़ी होती है। देसी गौ पालन से उनकी औषधि कैसे बना के गाय को ट्रीट करें अपनी गौशाला में, उनका आवास का प्रबंध क्या है, खान पान का क्या है, कैसे ब्रीडिंग करें, उसके लिए उनका 5-6 दिन का एक कोर्स होता है और हर महीने कोर्स चलता है। दूसरा घी बनाया जाता है नकली घी। वो बनाया जाता है एनिमल फैट से। पाम और पामोलिन ऑयल को 80 लीटर या 50 लीटर के आसपास इसका प्राइस है। उसको 80 डिग्री पे गर्म करके और उसमें एसेंस डाले जाते हैं घी के। हमारा घी जो है वो 4390 है प्राइस उसका। तो हम जो खा रहे हैं वो सब तो खराब है। अपना 1 एकड़ का प्लॉट लें, सस्ती ज़मीन लें कहीं, और एक उस पर मजदूर रखें अपना। किसी गरीब को नौकरी मिल जाएगी, ठीक है। वहाँ से अगर दूरी है तो घी बनवाएं, अपने घर की सब्जियां उगाएं। हमारे जैसे दूधिया होता है, दूधिया क्या करता है, 40 रुपये में किसान से खरीदता है और आपके हमारे घरों में 60 रुपये 70 रुपये में बेच देता है। तो जो एंड कंज्यूमर तक पहुंचता है वो मोटा मुनाफा कमाता है। तो किसान को अपने घर से बाहर निकलना पड़ेगा। उसका अगर जवान बच्चा है तो बोला भैया अब फीड का डिस्ट्रीब्यूशन तुम संभालो, हम लालन पालन हम संभाल लेंगे। तो किसान को बिजनेसमैन बनना पड़ेगा। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास पॉडकास्ट अन्य क्षेत्र में। और ये एपिसोड टेलीकास्ट हो रहा है गुड़गांव से, गुड़गांव के गांव हरचंदपुर से। और इस समय मैं हूँ हरचंदपुर की एक गौशाला में, एक ऐसी गौशाला जिसे इंडिया की सबसे हाईटेक गौशाला भी कहा जा रहा है। यही वजह है कि हम यहाँ आए हैं और इस पॉडकास्ट में आपकी मुलाकात करवाऊंगी इस गौशाला की देखभाल करने वाले कृष्णा मोहन यादव जी से। आपको इस पॉडकास्ट में जानने को मिलेगा गायों के बारे में, मुझे लगता है सब कुछ, गायों के बारे में सब कुछ, उनकी देखभाल के बारे में सब कुछ, और कैसे जो हमारी एक परंपरा है गौपालन की उसमें साइंस और टेक्नोलॉजी को जोड़कर उसे इतना बड़ा बना दिया गया है कि अब यहाँ से दूध घी भी लोगों को मिल रहा है और एक जो सेवा भाव है उसकी प्रेरणा भी मिल रही है कि गौ पालन करना कितना ज़रूरी होता है। तो बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो कृष्णा जी से मैं मुखातिब हो रही हूँ, लेकिन इन्हें देखकर नहीं लगेगा कि ये गौ सेवा कर रहे हैं, लेकिन दिल और जान से पूरी तरह जुड़े हुए हैं। इनका एचआर का प्रोफाइल है, फिर सोशल वर्किंग भी की है इन्होंने, और इन्होंने ऑटोमोटिव डिज़ाइनिंग का भी कोर्स किया है। तो प्रोफाइल बहुत बड़ा है। लेकिन इस समय जो मैं इनसे मिल रही हूँ, मेरे लिए गौ सेवक है, एक गौपालक हैं और 600 गायों की एक इतनी बड़ी और इम्प्रेसिव गौशाला चला रहे हैं, जो मैंने भी अपने रिपोर्टिंग के दौरान इस तरह की गौशाला दिल्ली एनसीआर में तो नहीं देखी है। तो कैसे हुई शुरुआत? करियर इतना अलग, पढ़ाई इतनी अलग, बैकग्राउंड इतना अलग, लेकिन इस समय दूध घी गाय कैसे? देखिए, मेरा ये मानना है कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, ठीक है। खेतीबाड़ी से हमारा परिवार पहले से जुड़ा हुआ है, लेकिन हम लोग इतने बड़े लेवल पे, मास लेवल पे खेतीबाड़ी नहीं कर रहे थे, ठीक है। लेकिन जब मेरे को 2019 में मौका मिला, क्योंकि हमारे पास कोई बंदा नहीं था जो इस फील्ड में एक्सपर्ट हो, तो मैंने गोपालन को सीखा ट्रेनिंग के माध्यम से। फिर यूट्यूब और सोशल मीडिया एक आजकल बहुत बड़ा माध्यम बना है, ठीक है। यूट्यूब में अच्छी बुरी सब चीज़ें हैं, तो आपको अच्छी चीज़ें लेनी चाहिए, ठीक है। तो और इंडिया में कृषि और गोपालन से रिलेटेड साल में 10-12 एक्सपो होते हैं। तो मैं हर साल सारे एक्सपो विज़िट करता हूँ। जैसे अभी जयपुर में गौ महोत्सव हुआ था, मैंने वो विज़िट किया था। फिर हम लोग ब्राज़ील, कोलंबिया, अभी हम मैक्सिको जा रहे हैं। मैक्सिको में एक बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है देसी गायों के ऊपर, उसका नाम है कॉन्ज़ेबू, ठीक है। वो देसी गायों के ऊपर है, तो हम लोग उसको अटेंड करने जा रहे हैं। तो जितना आप भ्रमण करते हैं, लोगों से मिलते हैं, और गोपालन में मेरे को जो लगता है कि गोपालन में लोग बहुत अच्छे जुड़े हुए हैं। ऐसे बहुत कम लोग हैं जो स्वार्थ हो जिनमें, या बताना नहीं चाहते। तो सब खुले मन से आपको सब चीज़ जो उनको आता है वो सिखाते हैं, और ऐसे ही हमारे से जो जुड़ता है, हमको जो आता है हम भी उनके साथ शेयर करते हैं। तो ये शेयर और लर्निंग की वजह से, और गोपालन जो है वो ऐसा माध्यम बना है कि जिससे आप आम लोगों से बहुत जल्दी जुड़ जाते हो। तो अभी जो जैसे जितने सोशल मीडिया पे, जितने यूट्यूब पे हमारे वीडियो आ रहे हैं, कितने लोग हैं छोटे छोटे गाँवों से कॉल करते हैं, व्हाट्सअप करते हैं,
छोटी छोटी बातें पूछते हैं, ठीक है। व्हाट्सअप पे हम लोग कंफर्टेबल हैं क्योंकि व्हाट्सअप पे आप है ना बहुत से लोगों के साथ में बातें कर सकते हैं। फ़ोन पे बातें करना थोड़ा मुश्किल होता है, पर हम लोग सोच रहे हैं कि कुछ शेड्यूल बना लें कि हर महीने भैया 2-3 शेड्यूल हों विज़िटिंग के, और हम लोग सोशल मीडिया पे उसको प्रचार करें कि आपको जिसको विज़िट करना विज़िट कीजिए। कि उन मौके पे क्या है कि मैं मतलब पूरे दिन अवेलेबल रह सकता हूँ और जिसके जितने सवाल हैं, जो मुझे पता है वो मैं शेयर कर सकता हूँ। लेकिन ये सिलसिला शुरू कब हुआ, कैसे ये देखिए हुआ? हम जैसे मैंने बताया हमारा परिवार गो पालन से और कृषि से जुड़ा हुआ है, पर वो छोटे लेवल पे जैसे भारतीय जो किसान होते हैं उस तरह से हम काम कर रहे थे, ठीक है। तो हम घर के लिए अपनी सब्जियां वगैरह खुद उगाते थे। आप गुड़गांव में ही रह रहे हैं शुरू? गुड़गांव में रहते हैं, पर हम अपनी सब्जियां खुद ही उगाते हैं। तो मैं कम से कम 3 या 4 एकड़ में अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने ब्रदर के लिए, अपनी सिस्टर के लिए और जो हमारे जो क्लोज फ्रेंड्स हैं उनके लिए ऑर्गेनिक सब्जियां हम खुद उगाते हैं, ठीक है। ये पहले से चल रहा है, ठीक है। फिर मेरे ब्रदर को लगा, मेरे ब्रदर का नाम मदन मोहन यादव है, उनका अच्छा सर्किल है और वो बहुत सी गौशालाओं से और गुजरात में बहुत से महाराजा वगैरह को जानते हैं। तो पालियात करके गौशाला है, फेमस गौशाला है और वो बहुत अच्छा काम कर रही है। ये अहमदाबाद से करीबन 150 किलोमीटर दूर है। तो वहाँ से मेरे ब्रदर नंदिनी करके गाय है जो आज तक हमारे साथ है। कब लाए थे? ये करीबन हम 2015 के आसपास लेके आए। तो वो केवल उसके पीछे उद्देश्य ये था कि बच्चों को अच्छा प्योर दूध मिल सके, क्योंकि बच्चे हमारे उस टाइम पे ग्रोइंग स्टेज में थे। तो यहाँ नहीं मिल रहा था कहीं दिल्ली एनसीआर? नहीं, देखिए अब मार्केट में जो मिल रहा है वो आप देखिए कि भारत सरकार की ये कोशिश रहती है कि हर आम जन को, गरीब को सस्ता दूध, सस्ता गेहूं, अनाज, चावल और तेल, कुकिंग ऑयल, वो सब सस्ती उसमें मिले, ताकि क्योंकि हमारे यहाँ मतलब 70% तो हमारे आम लोग हैं और केवल 10% के आसपास हमारे टैक्स पेयर हैं और अपर मिडिल क्लास में भी 10% मान लो, तो 70% हमारी जनता जो है वो उसको पैसा जो है वो इकोनॉमिकल चाहिए। तो मार्केट में जो दूध उपलब्ध है वो एक दूध तो है पर वो प्रोडक्ट भी है, क्योंकि उसमें कंपनियां फैट, एसएनएफ और बाकी गुणों को मिला के एक कॉम्बिनेशन बना के दूध को पैक करके देते हैं, जो कि आम जन तक सस्ती मात्रा में और उच्च मतलब भरपूर मात्रा में उपलब्ध हो सके। मेरा सवाल ये था कि हम गुड़गांव में हैं और हरियाणा में तो है ही दूध दही का खाना, तो बस ये सवाल कि गाय खरीदना ही पहला ऑप्शन लगा बजाय कि किसी डेयरी से संपर्क या ऐसी ही किसी गौशाला से। हरियाणा में क्या है कि गाय भी हैं, पर हरियाणा और राजस्थान में मेजर और यूपी में मतलब इस हमारी बेल्ट में मेजरली भैंस का पालन ज़्यादा है। अच्छा। क्योंकि एक तो क्या है, ग्रामीण परिवेश में भैंस का दूध अच्छा माना जाता है क्योंकि सब पहलवान होते हैं, खेती बाड़ी से जुड़े हैं, तो भैंस का दूध वो पचा सकते हैं। पर गाय का दूध माँ के जो समकक्ष दूध है, हाँ, वो केवल गाय का दूध है। भैंस का दूध उसको तो जरूर लेना चाहिए जो बहुत मेहनत करता है, पहलवानी करता है, किसानी कर रहा है, जो मतलब 3-4 घंटे अपनी मेहनत करता है, वो तो भैंस का दूध ईजिली पचा सकता है। पर गाय का दूध जो है वो माँ के समकक्ष है, तो इसलिए उसको पाचन आसान है और गाय के दूध में बहुत औषधि गुण है। और गाय और इंसान वो ऑलमोस्ट एक तरह से हैं। अच्छा। ठीक है। और गाय के घी को आप अगर यहाँ पे मेल्ट करो, यहाँ पे रब करो सर्दियों में भी, तो बॉडी टेम्परेचर पे मेल्ट हो जाएगा। भैंस का दूध जो है उसको 10 डिग्री गर्मी ज़्यादा चाहिए पाचन के लिए। तो जो शारीरिक क्रिया से जुड़े हुए हैं या जो श्रम करते हैं वो भैंस का दूध या घी पचा सकते हैं। पर गाय का दूध और गाय का घी और गाय के जितने भी उत्पाद हैं, चाहे वो दही हो, चाहे गाय के दूध से हम पनीर बनाएं, चाहे घी बनाएं, वो सब इतना इजीली पाचन है मनुष्यों के लिए। तो मनुष्यों के लिए गाय जो है वरदान है। तो इसलिए गाय खरीदना ही सबसे सही, गाय से खरीदना ही सबसे सही है। और गाय जो अपने घरों में गाय पाल सकते हैं, ग्रामीण परिवेश के लोग हैं, उनको कम से कम 1 या 2 गाय तो जरूर रखनी चाहिए। भैंस के कारोबार में भी उनको अपने घर के लिए तो गाय का दूध यूज करना चाहिए। 2015 में पहली गाय 2015 में अपने परिवार के लिए, बच्चों के लालन पालन में, वो ग्रोइंग स्टेज में थे, तो हमने एक गाय लेके आए। फिर हमारे कुछ खास दोस्त थे, उन्होंने भी कहा कि यार हमारे को भी चाहिए। तो फिर अपने फ्रेंड सर्किल को जोड़ा, तो मेरे ब्रदर का फ्रेंड सर्किल बड़ा है, तो कुछ गायें फिर हमने उनके लिए खरीदी।
फिर क्या है, गाय का दूध एक बार स्टार्ट करते हो तो आपको कंटिन्यूएशन करना पड़ता है। कुछ गायें गर्मियों में ब्याती हैं, कुछ गाय सर्दियों में ब्याती हैं, तो एक कंटिन्यूएशन रखने के लिए फिर आपको गायों की मात्रा बढ़ानी पड़ती है। अच्छा। और फिर जब ये गाय इतनी हो गई हमारे पास, और फिर गाय हर साल एक बच्चा देती है, तो नेचुरल मीटिंग में अगर हम कर रहे हैं नेचुरल वे से, तो 50% बछड़े आते हैं और 50% बछिया आती हैं। तो आधी बछियाँ बन जाती हैं, ठीक है, वो 3 साल में दोबारा माँ बनती हैं, तो उनकी अमाउंट बढ़ती गई। फिर जब हम दूध के व्यवसाय में जुड़े, तो फिर क्या है कि ग्राहकों की मांग के अनुसार हमको बढ़ाते रखनी पड़ी गाय। और हर साल की फिर बाद में अब ये स्टेज ये है कि 100 गाय हमारे मतलब एडल्ट गाय हमारे फार्म में ऐड हो जाती हैं मिल्किंग के लिए। मिल्किंग के लिए। हाँ। तो अब ये सिलसिला शुरू हुआ एक गाय से और जी। 15 में शुरू हुआ, 25 में जी, हम बात हम कर रहे 10 हैं। साल हो गए हमको और अंदाजन से। अब एक से कितनी गाय हो गई है? अभी हमारे पास जैसे हीफर्स को अगर मिला ले, जैसे इस गौशाला में 550-600 गाय हैं छोटे बड़े मिला के। हमारे पास एक फार्म और है, गौशाला और है, जहाँ पे केवल हीफर्स को पाला जाता है। हीफर्स आप थोड़ा एक्सप्लेन। हीफर्स का मेरा मतलब है कि जो फीमेल बच्चियां हैं, फीमेल बच्चियां हैं, माँ का दूध जो छोड़ देती हैं, उसके बाद वो अपनी एडल्ट अवस्था में पहुंचने तक वो हीफर कहलाती है। तो जब तक वो मेट नहीं होती तब तक वो हीफर कहलाती है, उसके बाद में फिर वो एडल्ट काऊ हो जाती है। तो 600 गायों का रिकॉर्ड कैसे मेंटेन होता है? आपने इनका नाम सबका लिया देख, कि हाँ, नंदिनी गाय, तो हाँ, क्या सबके नाम हैं? सबके नाम है, सबके गाय गान में टैग लगे हुए हैं, इनका पूरा रिकॉर्ड रखा जाता है किस अच्छा, अभी हम नेचुरल मीटिंग कर रहे हैं फिलहाल, तो हर सेक्शन के अंदर एक बुल है, एक अच्छा प्रोजेनी का बुल है। तो गायों में क्या है, सिम्टम आते हैं प्रेगनेंसी के। अच्छा, गाय की सबसे अच्छी बात है, जैसे हमारी फीमेल्स है मनुष्यों में, इनका भी 9 महीने का साइकिल होता है। हाँ। और हर 21 दिन पे इनका हीट साइकिल आता है। अच्छा। ठीक है, तो ये मनुष्यों से बहुत जुड़ी हुई क्लोज है। सेम टू सेम। हाँ, तो इनका ऐसे ऋतुकाल वैसे नहीं है जैसे कुत्तों वगैरह में होता है। ठीक है, ये मनुष्यों के ऋतुकाल से बहुत सिमिलर है। ठीक है, और देसी गाय जो है, अगर बच्चा आपने मैच नहीं किया तो देसी गाय दूध नहीं देती। अच्छा। और देसी गाय बहुत मूडी होती है। ठीक है, आप बार बार देसी गाय कह रहे हैं, तो यहाँ पे कौन कौन सी गाय, जैसे मैंने जो पढ़ा वो गिर नाम से ही गौशाला है। हाँ, तो गिर बेसिकली गाय हमारे पास गीर हैं, लेकिन जैसे हमारे पास पर्यटन में बहुत से मेहमान आते हैं, हाँ। और हरियाणा में हम जुड़े हुए हैं, तो हमने 12-15 के आसपास हमारे पास हरियाणा गोवंश भी हैं। अच्छा। और एक अट्रैक्शन के लिए हमने पुंगनूर को और रखा है यहाँ। अच्छा, मोदी जी ने भी रखा हाँ, है। मोदी जी ने भी रखा है, और पुंगनूर जो है अभी बहुत पॉपुलर होती जा रही है हाँ। धीरे धीरे। छोटी गाय है, हाँ, सब रख सकते हैं। तो पुंगनूर है, गिर है और हरियाणा गोवंश। हरियाणा मेजर है, मतलब गिर मेजर है। हाँ। हरियाणा में हमारे पास 12-15 गोवंश हैं, और कुछ हमारे पास नारी है, नारी राजस्थान की है। अच्छा, ब्रीड का नाम हाँ, है नारी? ब्रीड का नाम है नारी। ठीक है, अब देखिए नारी ब्रीड क्या का नाम है। खासियत हाँ, है? तो इंडिया में अभी ऑफिशियल जो गाय की ब्रीड है वो अंदाज से 48 के आसपास में, और टोटल करीबन 80 प्लस में ब्रीड्स हैं, जो मतलब अलग अलग विशेषताओं के साथ अलग अलग रीजनल में, अलग अलग रीजन में अलग अलग गायें हैं। कुछ गायें सिमिलर हैं बॉडी स्ट्रक्चर से, कलर से, पर सबके फीचर कुछ ना कुछ डिफरेंस है। अभी क्या है कि भारत सरकार अब थोड़ा सा स्ट्रेस दे रही है कि आप ब्रीडिंग में जाओ और प्योर जेनेटिक्स पे काम करो। अदरवाइज ये जो हमारी कृषि यूनिवर्सिटी वगैरह हैं, और जो हमारे कृषि के अंदर जो औद्योगिक क्रांति, मतलब क्रांति आई, उसमें अंग्रेजी गायों का समावेश हुआ, क्रॉस ब्रीडिंग हुई, उसकी वजह से देसी जो जेनेटिक्स है उस पर बहुत इसका विपरीत प्रभाव पड़ा। आपने नारी की बात की, नारी गाय की क्या खासियत है? नारी गाय जो है वो एक तो ड्रॉट है गाय। अच्छा, मतलब वो क्योंकि रेगिस्तान में पलने वाली है। मतलब उसको चारा अगर थोड़ा आपने निम्न कोटि का भी दिया तो भी चल जाती है, जंगल में चर के आ सकती है। ठीक है, पर थोड़ा सा क्या है कि वो एग्रेसिव है थोड़ी सी गाय। उसको पालन में क्या है कि रबारी जो है उसको इजीली पाल लेते हैं। ठीक है, दूध अच्छा है। रबारी, हाँ, राजस्थान और गुजरात में गो पालन से रिलेटेड जो लोग हैं वो इस तरह से बंद वाले जो है ना, व्हाइट कलर के कपड़े पहनते हैं, छोटी धोती पहनते हैं और पगड़ी रखते हैं। तो वो रबारी एक कम्युनिटी है जो केवल गो पालन से जुड़ी हुई है, तो वो उसको अच्छे ढंग से पाल लेते हैं। ये नारी जो है सिरोही और माउंट आबू के आसपास की ब्रीड है ये। तो अभी हम जो बात कर रहे थे रिकॉर्डिंग की, कि सबके नाम हैं, हाँ, कब पैदा हुई, कौन सी गाय किससे क्रॉस हो रही है, उसको बच्चा कब हुआ, ठीक है, और उसकी साइकिल कब आ रही है, साइकिल डिले हो रही है,
तो उसका सारा रिकॉर्ड रखा जाता है। हमारे पास कैसे? 5 डॉक्टर मैनुअल या मैनुअल रखते हैं, पर मैनुअल? कंप्यूटर में भी हम लोग सॉफ्टवेयर नया लिया है, हाँ। तो सॉफ्टवेयर में भी हमको सारा डाटा एंट्री कर रहे हैं हम लोग। हाँ, तो ये सब मेंटेन हो रहा है। हाँ, मेंटेन 5 हो रहा है। डॉक्टर यहाँ ऑलवेज अवेलेबल हैं। 5 डॉक्टर हैं, जिसमें एक अभी हमने आईवी स्पेशलिस्ट लिया है, जो अच्छा। अभी हम कृत्रिम गर्भाधान पे जाएँगे, हम्म, क्योंकि गोपालन में ब्रीडिंग भी एक बड़ा विशेष महत्व रखता है। हम्म, तो अभी फ़िलहाल हम एआई से स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम सेक्स सीमन इम्प्लांट करेंगे। अच्छा। जो भी गाय हीट साइकिल में आ रही है, गाय की हीट का क्या है, एक तो व्हाइट डिस्चार्ज आता है, हम्म, व्हाइट डिस्चार्ज के अलावा वो माउंट करती है एक दूसरे को, अच्छा। तो 2-3 पहचान है, और उसकी एक्टिविटी बढ़ जाती है, हम्म, मूवमेंट बढ़ जाता है। हम्म, और सांड हम इसलिए रखते हैं साथ में कि वो इजीली डिटेक्ट कर लेता है कि कौन हीट में है गाय। ठीक में है। तो अभी हम कृत्रिम गर्भाधान, जिसमें सेक्स सीमन का इस्तेमाल करके हम लोग सेलेक्टिव ब्रीडिंग करके रखेंगे, अच्छे बुल्स का इस्तेमाल करेंगे, और कुछ समय बाद हम लोग फिर चाह रहे हैं कि हम एम्ब्रियो ट्रांसफ़र में जाएँ। हाँ, ये आगे की बात हो गई, लेकिन हाँ। अभी हमने कई ब्रीड्स की बात की। जी। आपने खुद कई बार कहा कि मूड होता है गाय का, तो मुझे लगता है कि ये पूरा एक इंसानों जैसा ही है। हाँ, जैसे मुझे लगता है 600 हाँ। लोग आपकी फैमिली में और जुड़ जी, चुके जी, हैं, है ना? जी। गाय नहीं है वो, 600 लोग हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सिमिलर है हमसे, जैसे हमारे घर की औरतें होती हैं वैसे ये सारी गायें हैं। जी। तो और आपका बैकग्राउंड मैंने पहले ही बताया कि जी। कुछ अलग है। ये सारी चीज़ें जो इतना एक्सपर्ट की तरह आप मुझे बता रहे हैं, ये सिर्फ एक्सपीरियंस से सीख ली या कैसे ये समझ में आई? धीरे-धीरे एक्सपीरियंस है, और फिर क्या है कि सोशल मीडिया बड़ा एक माध्यम रहा हुआ है। आजकल क्या है कि अच्छे और बुरे वीडियो दोनों तरह के आ रहे हैं, पर कुछ एक्सपर्ट्स के वीडियो भी आ रहे हैं। हाँ। तो वो एक्सप्लेन करते हैं अपना जो गोपालन से उनका जो रिलेशन रहा है, उसको एक्सप्लेन करते हैं। अब ये पॉडकास्ट तो बहुत पॉपुलर हो रहा है, हाँ। ठीक है? तो पॉडकास्ट में क्या आप स्पेशलिस्ट को बुलाते हैं, हम्म, तो वो क्या है अपने एक्सपर्ट कमेंट देते हैं, और अब लोगों को क्या है कि अच्छी चीज़ें ग्रहण करनी चाहिए। हम्म, तो मेरा ये मानना है अच्छी चीज़ ग्रहण करो, हम्म, उसको फिर आप अपने जीवन में इस्तेमाल करो। ये हिट एंड ट्रायल है। हम्म, तो आपने कोई चीज़ सीखी, हम्म, और आपको यहाँ पे ऐसा कोई भी नहीं है कि आपको गौशाला में आके कोई सिखाए। हम्म। तो ये खुद लर्निंग का है। सब यूट्यूब से लर्निंग हुई है सारी? नहीं, कब? यूट्यूब एक बड़ा माध्यम बना है, माध्यम तो ठीक है? बिल्कुल जैसे है। काऊ ग्रेजिंग करके एक चैनल था, अच्छा। ठीक है? तो उसने एक रिवॉल्यूशन लाया गोपालन से रिलेटेड वीडियो बनाने में। इंडिया बेस्ड चैनल? इंडिया बेस्ड चैनल था। उसके जो व्यवस्थापक थे वो शायद अभी डेथ हो चुकी है उनकी, अच्छा। पर उनका एक बड़ा योगदान रहा है। काऊ ग्रेजिंग करके उनका यूट्यूब चैनल था। तो उसमें उन्होंने बहुत सी नई चीज़ों को इस्तेमाल किया, एक्सपीरियंस शेयर किए। उसके बाद में फिर ये जो नए यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स हैं, हाँ। जैसे मार्टी इंडिया हो गया उनमें से एक, तो ये लोग हैं ना अभी अच्छा काम कर रहे हैं बहुत, ठीक है? उसके अलावा भी पॉडकास्ट का कल्चर और चल पड़ा, ठीक है? तो पॉडकास्ट में आप स्पेशल आपको कमेंट्स मिलते हैं, स्पेशलिस्ट के विचार मिलते हैं, एक्सपीरियंस शेयर होते हैं। तो इसकी वजह से देसी गौ पालन का रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ गया। कोई कोर्स वगैरह कुछ नहीं कोर्स किया? वगैरह के लिए मैं रिकमेंड करना चाहूँगा, जैसे एक रमेश रूपरेलिया जी हैं, अच्छा। गोंडल में है। वो देसी गौ पालन से उनकी औषधि कैसे बना के गाय को ट्रीट करें अपनी गौशाला में, उनका आवास का प्रबंध क्या है, खान-पान का क्या है, कैसे ब्रीडिंग करें, उसके लिए उनका 5-6 दिन का एक कोर्स होता है, और हर महीने कोर्स चलता है। अच्छा, वो आपने किया है? वो मैंने किया है, मैंने 2019 में किया, अच्छा। और वो भी अच्छा काम कर रहे हैं। और मेरा ये पैसे मानना है, लेते हैं देखो मेरा ये कोर्स के? मानना है कि कोर्स के हमको, पैसे लेते हैं? देखिए पैसे तो क्या है कि आपको खान-पान, आपको रहने की व्यवस्था सब की कुछ जाती है। है, ठीक है? तो पैसा जो लिया जाता है वो कमाई का कोई स्रोत के लिए नहीं लिया जाता, ठीक है? हाँ, ये ज़रूर है कि उनको मतलब थोड़ा-सा सपोर्ट ज़रूर हाँ, नहीं मिलता वो होगा। मैं इसलिए कि और लोग जो हाँ, देख रहे हैं हाँ। अगर वो करना देखो चाहें। पैसा लेना कोई गलत बात नहीं है, गलत तो क्योंकि बिल्कुल देखो नहीं ना, है। आप 30-40 लोगों को खाने-पीने की बुला रहे व्यवस्था रखते हो, उनका ध्यान रखते हो, उनकी रहने की व्यवस्था रखते हो, टेंट वाले का सामान आता है, तो वो एक कोई वो छोटा-सा एक हाँ। जो नॉमिनल फीस एक नॉमिनल जरूरी फीस है, होती है। वो कमाई का साधन नहीं है। उसके बाद में जैसे नूर महल है, नूर महल पहले साहिवाल और गिर के ऊपर काम कर रहे थे पंजाब में? पंजाब में, अभी वो हरियाणा, गिर और साहिवाल और शायद राठी के ऊपर भी काम कर रहे हैं। अच्छा। तो वो भी एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनका भी एक ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, और वो उसमें अंगद एक यूनिवर्सिटी है पंजाब में, लुधियाना में, उनके एक्सपर्ट्स को वो बुलाते हैं। तो जो प्रोफेशनल कमेंट्स है या साइंटिफिक वे है, वो तो हम उनके डॉक्टर्स बताते हैं या यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स बताते हैं, और जो देसी गोपालन है वो गुरु महाराज हैं,
वो आपको सारी चीज़ें बताते शेयर ये करते हैं। सब आपने एक्सपीरियंस हाँ, किया, आप गए? उसके अलावा एक केवी के बारामती करके है, अच्छा। वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और वो मॉडर्न गौशाला कैसे एस्टैब्लिश करें और वहाँ पे उनका मॉडल भी बना हुआ है, वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और डेलावल करके एक स्विस कंपनी है, अच्छा। वो उसमें अपना एक्सपर्ट राय पेश करती है या ट्रेनिंग प्रोग्राम पूरा वो संभालते हैं, अच्छा। ठीक है? तो वो प्रोफेशनल कॉमर्शियल गौशाला करनी है, तो उसके माध्यम से आप सीख सकते हैं। सीख उनकी सकते फ़ीस हैं। करीबन 15,000 के आसपास है, पर पूरे वर्थ है, कोर्स की। वर्थ है। और वहाँ पे वर्थ है। लेकिन अकोमोडेशन आपको मिलता है, अच्छा अकोमोडेशन मिलता है, अच्छा। रूम अकोमोडेशन मिलता है आपको। अच्छा, मतलब खाना पीना और हाँ, सीखना तीनों हाँ, चीजें हो तीनों जाती है। चीज़ें। तो अब जो ये पूरा सफर शुरू हुआ, अब जी, मुझे लग रहा है 10 साल हो गए, जी, ये आपने कोर्स किए, फिर आपने जी। यूट्यूब से सीखा, देखिए सीखना तो है, सारी उम्र रहेगा। सारी उम्र रहेगा। हाँ, कोई भी आदमी ये तो कहना चाहे कि मेरे को पूरा ज्ञान आ गया, मैं बोलता हूँ कि मुझे तो 1% ही पता चल पाया है, ये महासागर है, ठीक है ना? ज्ञान जो है महासागर है, तो मुझे अपनी बाकी उम्र में 99% सीखना है। सीखना है। तो कोई स्पेसिफिक रीजन था, क्योंकि गिर गाय सबसे बेस्ट मानी जी, जाती है, इसके अलावा मिल्किंग में। मिल्किंग में। हाँ, तो गीर गाय जो है मिल्किंग ब्रीड है। हाँ, तो गाय रखने के बाद फैमिली के लिए हुआ था दूध वाला, जी, तो उसके बाद मुझे लगता है अब ये बिजनेस भी हो गया, अब ये बिज़नेस मॉडल है। पूरा आपका हाँ, बिजनेस और मॉडल यहाँ बन पे चुका जो है। व्यवस्था हमने की है, ये हमने ये सोच के नहीं करी कि यहाँ से हमको बहुत प्रॉफ़िट जनरेट करना है। भगवान की दया से हमको अपने बाकी बिज़नेस से पैसा मिल प्रोफेशनली रहा आप है। अच्छा कर हाँ, रहे हैं। ठीक है? तो इसलिए हमने यहाँ पे बेस्ट व्यवस्था रखी। लेकिन अब हमारा क्या है कि अब व्यवस्था बन गई है। अब हमको इस गौशाला को सस्टेनेबिलिटी की तरफ बढ़ाना है, ठीक है? ताकि गौशाला अपने पूरे खर्चे पूरे कर सके और कुछ अगर कमाई होती है, तो वो गायों पे ही लगनी है, ठीक है? क्योंकि हमको गो पालन से कुछ ऐसे कमा के कहीं लेके नहीं जाना, क्योंकि भगवान की दया से हमको अपने दूसरे बिज़नेस से अच्छा आमदनी आ रही है, जिससे हम अपने अच्छे कार्य कर सकते हैं। लेकिन फिर भी क्योंकि जो लोग हमें देख रहे हैं और जी। सुन रहे होंगे, वो पूरे उसी से, इस टॉपिक से जुड़े होंगे, या तो जी। गौशाला चला रहे हैं या देखिए चलाना हाँ, चाहते हैं। जी, तो अगर मैं ये कहूँ कि इस तरह की व्यवस्था, जिस पे हम जी, अभी डिटेल में आएंगे कि जी। क्या है एग्जैक्टली पूरी व्यवस्था, अर्निंग कितनी हो जाती है? देखिए मेरा ये मानना है कि जो भी गौ पालन से जुड़े, उनको आमदनी के ऊपर ज़रूर से फ़ोकस करना चाहिए, वो पहले दिन से होएगा। और जितना हो सके रिसर्च करो। जो बंदा आज सोच रहा है कि मुझे गोपालन से जुड़ना है, तो सबसे पहले वो अपने यार दोस्तों के पास जाए, जहाँ पे कोई गोपालन सच में कर रहा है। वहाँ उसको सीखे क्या खर्चे हैं, खान-पान में क्या व्यवस्था लगती है और आवास में क्या खर्चे होते हैं और इसको सस्टेनेबिलिटी पे कैसे लाया जा सकता है। वो हमको पहले इन्फॉर्मेशन पता करना चाहिए। ये अंधी दौड़ में कभी कूदना नहीं चाहिए। हमारा मकसद अलग था, ठीक है? और पर धीरे-धीरे शुरू किया। नहीं, हमने तो मतलब हम बहुत फ़ास्ट चले, ठीक है ना? नहीं, मतलब हाँ, शुरुआत तो एक गाय से हुई शुरुआत थी। एक गाय से की। शुरू से ये नहीं हाँ, था कि 10 पर गाय। हमारे मन में था कि भई ये व्यवस्था करनी है, ये व्यवस्था करनी है, पैसा जुटाओ, ये व्यवस्था करनी है। तो इसलिए हम थोड़ा फ़ास्ट चले। आपके लिए पर पैसा जुटाना मुश्किल पैसा काम हमारे था नहीं। हाँ, पैसा जुटाना हमारे को हमारे लिए मुश्किल नहीं रहा। हाँ। पर जो हमारे जो यूट्यूब के वीडियो होते हैं, उन पे किसान जब ये देखता है, तो उसके मन में भी आता है कि हम ऐसे व्यवस्था कर लें, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। पर ये सब चीज़ें धीरे-धीरे होनी चाहिए। हाँ, तो पहले मेरा ये मानना है पहले कमाओ, फिर लगाओ और दूध के ऊपर कभी फ़ोकस होके काम मत करो। अच्छा। अब खाली दूध से खर्चे पूरे नहीं कर सकते। क्या है कि किसान अपनी फैमिली में जो गायें पालते हैं, वो अपनी खुद की मेहनत जोड़ते ही नहीं है। अब जैसे किसान हो गया, किसान की धर्मपत्नी हो गई, उसके सब बच्चे हो गए, फैमिली। ठीक है? तो वो चारे के पैसे नहीं लगाते, जिस खेत में से वो चारा उगाते हैं, उसके पैसे नहीं लगाते, ठीक है? जो मैन पावर पे पैसा लगता है, उसके पैसे नहीं लगाते और वैल्यू एडिशन पे पैसे नहीं लगाते। वैल्यू एडिशन का मतलब है, कोई भी स्वरूप चेंज होता है, गाय के दूध से गाय के दूध से आपने पैक किया, तो वैल्यू एडिशन हो गया। गाय के दूध से आपने मक्खन बनाया, वैल्यू एडिशन हो गया। दही बनाया, तो ये दुगनी कीमत बढ़ती जाती है। गाय का दूध या दूध को अगर दही बनाते हैं, तो उसकी कीमत दुगनी होती है, ठीक है? घी के केस में इसलिए दुगनी नहीं होती, घी के केस में क्या है, आपका बल्क में 27 लीटर दूध एक ग्राहक को चला जाता है, ठीक है? 1 किलो घी बनाने के लिए 27 किलो दूध लगता है। अच्छा। और ये करीबन स्पेसिफिक गिर गाय या सारे में ही? सभी देसी गाय। गायों का फैट जो है, अंग्रेजी गायों का फैट करीबन 3.5 से 4 के बीच में पड़ता है। देसी गाय जो है वो 4 से 5 के बीच में वेरी करती है। हमारी 4.5 से ऊपर रहती है, क्योंकि हमारा खान-पान अच्छा है।
ठीक है। तो 27 किलो दूध, ये 1 किलो घी। 25 से 30 किलो होता है 25 से 30 किलो दूध। अलग अलग मौसम में, तो इसलिए हम एवरेज मानते हैं। तो अलग अलग मौसम में अलग अलग क्वांटिटी का दूध चाहिए 1 किलो घी बनाने के लिए। अब जैसे भैंस है, भैंस में फैट की मात्रा ज़्यादा होती है। भैंस जो है, जो काकड़ा मतलब आपका बिनोला जिसको खिलाते हैं, तो बिनोला की वजह से फैट का परसेंटेज बढ़ता है। तो भैंस का जो दूध है उसमें करीबन 8 से 9% मिल सकता है, अगर आप भैंस पे खान पान पे अच्छा ध्यान रख रहे हैं। अदरवाइज 6-7 के बीच में मिलता ही मिलता है एवरेज। तो भैंस का कम दूध चाहिए, वो शायद मेरे ख्याल से, मेरा मानना 18 से 22 लीटर के आसपास दूध चाहिए कि 1 किलो घी बन जाए। ठीक है। और गाय का तो 27 लीटर एवरेज आप मानो। ठीक है। तो कोई पूछता है कि घी इतना महंगा क्यों है, तो देखिए घी बनाने की भारत में 5-6 प्रक्रियाएं हैं। तो जैसे एक घी तो बनता है जो हमारे को जो कॉमर्शियल डेयरी बना के देती है। कॉमर्शियल डेयरी मतलब जैसे अमूल हो गया, मिल्क फूड हो गया या मदर डेयरी हो गया। मैं उसमें उनकी कोई बुराई नहीं करना चाहता, उनका अपना एक बिजनेस मॉडल है। और सबसे बड़ी बात कि गरीब को घी कैसे मिले, वो वही दे सकते हैं। वो उनका जो घी है वो 500-700 रुपए के बीच में है। और जैसे कंट्री डिलाइट है, वो करीबन 900 रुपए या 1000 रुपए के आसपास में देता है। पर इनका एक एक छटाक दूध भी इनका खुद का नहीं है। सारा पेन इसमें है कि आप खुद गौ पालन करें, मेहनत करें और उनके दूध से घी बनाएं। ठीक है। पर जितनी कॉमर्शियल डेयरी है, जैसे अमूल है, अमूल सबसे अच्छा काम कर रही है क्योंकि उनका कोऑपरेटिव मॉडल है और वो किसानों के साथ जुड़े हुए हैं। तो वो किसानों का ध्यान भी रखते हैं, किसानों को चारा हो गया, कैटल फीड हो गया, वो उपलब्ध कराते हैं। किसी को डॉक्टर की सहायता चाहिए तो अमूल का डॉक्टर जाता है अपने कोऑपरेटिव मेंबर के पास। तो अमूल इंडिया में अभूतपूर्व काम कर रहा है। ठीक है। उसके बाद में जैसे किसी को सेक्स सीमन चाहिए, ब्रीडिंग के लिए चाहिए, एम्ब्रियो वगैरह चाहिए, वो सब अमूल प्रोवाइड कर रहा है। और अब अमूल जो है मल्टी प्रोडक्ट्स में घुस गया है। तो अमूल अपने किसानों के साथ बहुत अंदर से जुड़ा हुआ है। और अमूल का जो दूध है सबसे टेस्टी है, क्योंकि अमूल का दूध एक प्रोडक्ट है। वो सारा दूध यहाँ से प्रिक्योर करके गुजरात लेके जाते हैं। ठीक है। आपने देखा होगा टैंकर्स आते हैं, मानेसर में इनका हब है, मतलब फैक्ट्री है। तो टैंकर्स दूध ऑफलोड करते हैं मानेसर में, वो दोबारा पास्चराइज होता है, पहले भी पास्चर होता है। तो इस प्रोसेस में लेकिन 3-4 बार पास्चराइजेशन होता है। ठीक है। पास्चराइजेशन क्या करता है, मिल्क की सेल्फ लाइफ को बढ़ा देता है। जैसे अमेरिका में जो है उनका स्टैंडर्ड मिल्क जो है 15 दिन की लाइफ है, पर इंडिया में जो है 3-4 दिन की ही लाइफ है। ठीक है। पता नहीं क्यों। और एक यूएसटी करके मिल्क आता है, उसमें 30 दिन की लाइफ है, तो उसमें टेस्ट बहुत चेंज हो जाता है। अच्छा, एक घी आपको मैंने ये बताया। दूसरा घी बनाया जाता है नकली घी। वो बनाया जाता है एनिमल फैट से। पाम और पामोलिन ऑयल को 80 लीटर या 50 लीटर के आसपास इसका प्राइस है। उसको 80 डिग्री पे गर्म करके और उसमें एसेंस डाले जाते हैं घी के। मैं आपको कुछ दिखा दूंगा, ऐड जो फेसबुक में ऐड दे रहे हैं। और बटर ऑयल मिलाया जाता है और उस करके और फिर उसको दानेदार बनाने के लिए प्रोसेस से गुजारा जाता है और वो घी बन जाता है। उसमें घी जैसी सुगंध आती है। तो जिसको जैसा घी चाहिए उसको वैसा मिल रहा है। उसके बाद कुछ घी ऐसे बनते हैं जिसमें आप बाहर से दूध ले रहे हैं, बाहर से दूध ले रहे हैं और आप खुद उसको दही बना के प्रोसेस कर रहे हैं बिलोना विधि से। तो वो वेरी करता है कुछ 1500 से 2500 के बीच में रेट। हाँ, रेट, क्योंकि कौन कहाँ से ले रहा है, क्या प्राइस में ले रहा है। ठीक है। कुछ लोग क्या कर रहे हैं कि बाहर से ही पूरा घी बना बनाया लेबलिंग करके अपने लेवल पे बनवा रहे हैं। वो करीबन 1000 से 1500 के बीच में वेरी कर रहा है। ठीक है। पर उसमें कोई गारंटी नहीं है कि बाहर से क्या आ रहा है, क्या एडल्ट्रेशन हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। ठीक है। हम लोग जो है अपना बाहर से दूध बिल्कुल नहीं लेते, अपनी गाय का दूध है, अपना खुद का दही बनाते हैं दूध को गर्म करके, फिर 40 डिग्री पे उसमें कल्चर डालते हैं। अच्छा, कल्चर कई तरह के होते हैं। जैसे विदेशों में जैसे यूगर्ट होता है, यूगर्ट का अलग कल्चर है। और जैसे सऊदी में शायद काफिर या ऐसे कुछ नाम है उसका, उसके लिए अलग कल्चर है। और देसी दही के लिए अलग कल्चर है। तो कल्चर क्या करता है, उसको फास्ट जमाने में हेल्प करता है और अच्छी खरीदा जाता है, वो खरीदा जाता है। कल्चर है बेसिकली, उसमें कोई बुरी चीज़ नहीं है। ठीक है। जो हम घर पे जामुन देते हैं वो भी कल्चर है, पर वो देसी कल्चर है। पर जब हम प्रोफेशनल वे में बड़ा कर रहे हैं, हाँ, तो बड़े में आपको क्या है कि आप दही के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। आपका दही कभी ख़राब नहीं होना चाहिए। तो आपको 40 डिग्री पे, मतलब 80 डिग्री पे गर्म करके बॉईल करते हैं। बॉईल करने के बाद उसको 40 डिग्री पे कूल डाउन करते हैं। फिर उसमें कल्चर ऐड करते हैं। कल्चर ऐड करने के बाद हमारा अपना दही का इंक्यूबेटर है।
इंक्यूबेटर में उसको जमाते हैं ताकि वो एक टेम्परेचर को करे। उसके बाद में जब दही जम जाता है तो इंक्यूबेटर में चिलिंग अपने आप से स्टार्ट हो जाती है। वो उसकी ठंडक बढ़ाता है और खट्टापन को कम करता है, और जो कल्चर इस्तेमाल करते हैं उससे भी खट्टापन कम होता है। अच्छा। अमूल या जो जितनी भी कॉमर्शियल डेयरी हैं उनके सब प्रोडक्ट बनाने के अलग अलग तरीके हैं। जैसे दही है, दही के अंदर फैट कम चाहिए, एसएनएफ ज़्यादा चाहिए, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, ठंडे मिल्क से, उनके पास दूध आता है, गाय भैंस सबका मिक्स आता है, वो क्या करते हैं, जो उनको दूध देना है आपका गोल्ड में, गोल्ड मतलब फुल क्रीम, तो वो करीबन 6.5% के आसपास शायद चलता है, 6 से 6.5% के बीच में। तो 6.5% का निकाल के उसका ऊपर का सारा क्रीम को अलग कर लेते हैं, ठीक है। जैसे दही है, दही में उनको 2% ही फैट चाहिए, तो दही के ऊपर का जो मतलब दूध के ऊपर का जो जितना फैट है वो सारा क्रीम में चला जाता है। तो क्रीम को अलग से कर लिया जाता है अपने सारे प्रोडक्ट को बना के। जैसे डबल टोन्ड है उसमें अलग फैट है, सिंगल टोन्ड में अलग फैट है, फिर कुछ स्लिम करके कुछ प्रोडक्ट्स आते हैं जो मतलब हाँ बहुत सारे हाँ, हैं। तो हेल्दी लाइफ के लिए कुछ हाँ, तो सबके प्रोडक्ट में फैट एसएनएफ के ऊपर डिसाइड किया हुआ है। तो बड़ी जो कमर्शियल डेयरियाँ वो क्या करती हैं, उसको जो ऊपर फैट आया उसको अलग करके उससे क्रीम बना लेते हैं, ठीक है। क्रीम बना के और फिर क्या करते हैं, उसको मेल्ट करते हैं, मेल्ट करके उसको दानेदार बनाने के लिए एक प्रोसेस से गुजारते हैं और वो दानेदार घी बन जाता है, ठीक है। हमने भी बचपन में मिल्क फूड घी खाया दानेदार, पर हमको जब बाद में मालूम चला तो अब हमने सब खरीदना बंद कर दिया। इवन हम जो घर में पूजा के लिए भी घी इस्तेमाल करते हैं वो भी हमारी गाय का 4,500 रुपये किलो का ही घी इस्तेमाल करते हैं। हमारा घी जो है वो 4,390 है प्राइस उसका। और तो हम जो खा रहे हैं वो सब तो खराब है, क्योंकि हम नहीं, तो अब देखिए गाय मेरा नहीं ये पाल मानना रहे है, मेरा ये और हम मानना है, खरीद देखो भी नहीं जिसका जैसा बजट हो, देखो होड़ नहीं करनी चाहिए, जिसका जैसा नहीं। बजट हो, पर आपका सामर्थ्य अगर है। और दूसरा ये बोला गया है पुरानी कहावतों में कि आपके पास पैसा नहीं हो तो भी शुद्ध घी खरीद के, चाहे आपसे को पैसा उधार लेना पड़े तो भी शुद्ध घी खाओ, ठीक है। अब शुद्ध घी खाने के आपको तरीके अलग हैं। आप गाँव में भी जुड़ सकते हैं, गाँव में किसानों से जिसको विश्वास पात्र हैं उनसे भी आप ले सकते हैं, जो कम कीमत पे मिल जाता है, क्योंकि किसान अपने वैल्यू प्रोडक्शन का कोई प्राइस नहीं मांगता और अपनी मेहनत का पैसा नहीं लेता। जिस दिन किसान जाग जाएगा, किसान को कम से कम 100 रुपये लीटर दूध मिलना चाहिए, और घी का प्राइस जो है वो 3-3.5 हज़ार के बीच में से लेके 10,000 रुपये तक के बीच में वैरी करना चाहिए अलग अलग क्वालिटीज़ पे, ठीक है। पर ये रिवॉल्यूशन आना चाहिए। पर हमारी सरकारों का सबका यही रहता है ध्यान कि गरीब आदमी वंचित ना रह सके। अब गरीब आदमी अपने बच्चे को कैसे बोलेगा घी दूध मत खाओ, तो उसके लिए उसको भी ध्यान में रखना है। हर तरह की चीज, तो हर तरह के बजट के लिए हर एक प्रोडक्ट है। लेकिन जो दूध दही और घी है हाँ। ये तो हो ही रहा है आपके हेल्थ और न्यूट्रिशन के लिए जी, ना। जी। जिस तरह की बातें आपने बताई हैं उनको सुन के ऐसा लग रहा है कि वो सिर्फ दूध दही और घी मिल रहा है, न्यूट्रिशन कितना मिल रहा है वो तो गायब लग रही है बात। तो आपको क्या लग रहा है कि इतनी मैक्सिमम जो आबादी वही सब खा रही है जिनकी रीच नहीं है फार्मर्स तक? देखिए इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें इंक्लूड होती हैं। हाँ। शुद्धता आजकल एक बहुत बड़ा पैरामीटर जी। है कि सब प्योर खाना चाहते हैं, सब सबसे बेस्ट लेना चाहते हैं, सामर्थ्य है या नहीं है, लेकिन ऑप्शंस कहाँ हैं? और जितने ऑप्शंस हम आपने बात की है मुझे भी लगता है वही ऑप्शंस है, उन ऑप्शंस में तो जितने फिल्टर आप बता रहे हैं। देखो जिनका बजट नहीं है वो ऐसा कर सकते हैं कि अपना 1 एकड़ का प्लॉट ले, सस्ती ज़मीन लें कहीं, और एक उस पर मजदूर रखें अपना, किसी गरीब को नौकरी मिल जाएगी, ठीक है। वहाँ से अगर दूरी है तो घी बनवाएं, अपने घर की सब्जियां उगाएं, वीकली की वीकली हर तीसरे दिन सब्जियां उठा सकते हैं। कुछ क्या है, जैसे गुड़गांव में है, गुड़गांव में ऐसे मॉडल भी हैं कि 600 वर्ग फीट की ज़मीन आपको किराए पे मिलती है और कोई दूसरा उनको केयर करता है, ऑर्गेनिक तरीके से लगाता है, आपको उसकी किराया देना पड़ता है ज़मीन का, वो करीबन कुछ 30-40 हज़ार रुपये साल का है। अपनी मनपसंद सब्जियां उगा सकते हैं। आप अगर उसका पे करें तो आपके घर पे वो रोज़ डेली मोटरसाइकिल पे डिलीवरी हो जाएगा, ठीक है। आप उसको विज़िट कर सकते हैं, कम से कम संडे को तो विज़िट करो क्या हो रहा है आपके खेत में, तो आप खेती गोपालन से जुड़ेंगे, ठीक है। जो मिडिल क्लास है वो मेरे ख्याल से मिडिल क्लास अफोर्ड कर सकती है, और जो किसान है, किसान हर किसान के घर में गाय या भैंस जरूर होगी, ठीक है। वो कभी भी अपने बच्चों को वंचित नहीं करते गाय दूध के। किसान के पास में और कुछ है ही नहीं खाने को, सब्जियां वो अवॉइड कर सकता है, पर दूध घी के बिना वो काम ही नहीं चला सकता। तो उनको अपने सही कीमत पे मिल रहा है क्योंकि खुद पैदा कर रहे हैं,
ठीक है। दूसरा क्या है, कुछ वो मार्केट में बेच भी रहे हैं तो उसको उनसे आमदनी भी है, पर किसान को अपनी वैल्यू एडिशन और कॉस्टिंग पे काम करना चाहिए, मेरा ये मानना है। अब किसान देखो महाराष्ट्र में और कुछ जगह जो वहाँ पे फैट के हिसाब से दूध लिया जाता है, तो वो 35 रुपए 38 रुपए, ये कोई दूध का प्राइस नहीं है। 20 रुपए किलो तो सस्ते से सस्ता पानी है। बिल्कुल। तो पानी से दुगना घी दूध थोड़ी होगा, दूध तो अमूल्य है। तो 68 रुपए हमको फुल क्रीम दूध मिल रहा है पैकेट वाला, पर किसान को उसके बदले में 32 रुपए से लेके 38 रुपए 40 रुपए से ऊपर कभी नहीं मिला है। ठीक है। अब जो बड़ी कोऑपरेटिव डेयरीज हैं वो तो उनको तो 18 रुपए नहीं, कितने हो गए, 40 से ऊपर, हाँ, मतलब करीबन 22-25 रुपए, 18 से लेके 25 रुपए तक वो तो आमदनी कर रही है। पर वो भी है कि वो प्रोसेस कर रहे हैं, मैन पावर है, डिलीवरी सिस्टम है, ट्रांसपोर्ट है, तो उनके भी अपने खर्चे होंगे, और वो अपने किसानों को जो संभालते हैं उनके अपने अलग खर्चे हैं। अमूल अपने किसानों को तो बोनस भी देते हैं। हाँ, अमूल का तो खैर अच्छा मॉडल है, लेकिन हम बार बार कमाई की बात करें किसान की, आपने ये जवाब नहीं दिया कि यहाँ पर अगर मैं बैठी हूँ, 150 एकड़ की गौशाला है, 600-700 गायें हैं और दूध घी सब कुछ, आप एक बिजनेस मॉडल है, आप क्या अर्न कर रहे हैं? देखिए आप इसको मोटा मोटा देख लें। हाँ, तो देखिए हमारा करीबन दूध जो है अलग अलग सीजन में, जैसे गर्मियों में दूध कम होता है, सर्दियों में दूध की क्वांटिटी बढ़ जाती है, क्योंकि वहाँ पे गाय जो ज़्यादा ब्याती हैं, तो करीबन हमारा 1000, 1200, 1300 लीटर के बीच में वेरी करता है, और हम लोग 150 रुपए के आसपास में दूध बेचते हैं। ठीक है। घी जो है वो वैल्यू एडिशन होता है, दही जो है वैल्यू एडिशन होता है, मक्खन भी हम बेचते हैं, मक्खन हमारा 3000 रुपये किलो जाता है। ठीक है। तो इस तरह से आप इसको मोटा मोटा देख सकते हैं। ठीक है, बताइए मोटा मोटा। पर देखिए हमारा क्या है इशू, कि हमारा अभी तक मतलब इस पे रुझान नहीं आया कि हम यहाँ से कमा के और अपनी एक गठड़ी बना लें। गठड़ी नहीं, ये जैसे ये वाली गौशाला जो है, इसको करीबन 3-4 साल हुए हैं, तो अभी तक तो ये पूरी व्यवस्था हमने बनाई। अभी हमारा ये है कि हम मल्टी प्रोडक्ट्स लेके आए। अच्छा, किसान के लिए भी है, किसान को भी दूध के ऊपर फोकस, सवाल किसान के लिए हाँ, किसान को भी खाली दूध के ऊपर फोकस नहीं करना चाहिए। ठीक है। तो किसान को ऐसा करना चाहिए कि आसपास जो भी शहर हो वो अपना खुद डिलीवरी करो। आज के टाइम में देसी गाय का एक्सेप्टेबिलिटी 100 रुपये आराम से हो गया, मतलब 80 से 100 रुपये के बीच में छोटे कस्बों में एक्सेप्ट होता है। तो मेहनत क्या होती है कि हमारे जैसे दूधिया होता है, दूधिया क्या करता है, 40 रुपये में किसान से खरीदता है और आपके हमारे घरों में 60 रुपये 70 रुपये में बेच देता है। तो जो एंड कंज्यूमर तक पहुंचता है वो मोटा मुनाफा कमाता है। तो किसान को अपने घर से बाहर निकलना पड़ेगा। उसका अगर जवान बच्चा है तो बोला भैया अब दूध का डिस्ट्रीब्यूशन तुम संभालो, हम लालन पालन हम संभाल लेंगे। तो किसान को बिजनेसमैन बनना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन उसे पहले ये भी समझ उसके आए साथ कि वो कितना कमा सकता है। देखिए कमाई के साधन कम नहीं है, फिर भी एक मोटा जैसे देखिए किसान के खर्चे देखो कम होते हैं। ठीक है, हमारे खर्चे ज़्यादा इसलिए होते हैं कि हमको प्रॉपर सब रखना पड़ता है, हमको डॉक्टर्स की टीम रखनी पड़ती है, हमको ऐसे पीछे नहीं हटना पड़ता कि यार पैसा लग रहा है तो हम पीछे हट जाएं। किसान हट सकता है कि कोई बात नहीं, इस बार हमारे पास पैसे कम है तो हम अगली बार ज़्यादा अच्छा कर लेंगे। देखो किसान भी अच्छा कर रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए, मल्टी प्रोडक्ट्स पे जाना चाहिए। किसान दूध के सारे प्रोडक्ट बना सकता है। मतलब किसी को गौशाला शुरू करनी है तो कितनी गायों से करे और साल की उसे कितनी इनकम हो जाएगी? अच्छा, अभी देखो सबसे अच्छी बात है कि भारत सरकार और जितनी राज्य सरकारें, स्पेशली जो बीजेपी रन है, और मैं ये कहना चाहूँगा बाकी जो राज्य सरकार हैं उनके अभी कुछ ना कुछ व्यवस्था जरूर होगी, पर बीजेपी रन राज्य सरकारें थोड़ी ज़्यादा सेंटीमेंट हैं गायों के लिए। तो सबके यहाँ सब्सिडी स्कीम है, आपको 5 गाय की गौशाला रखनी है 5 गाय से शुरू करो, आपको 25 से शुरू करनी है 25 से शुरू करो, 100 से शुरू करनी है 100 से करो, और 250 करनी है तो 250 के लिए भी व्यवस्था है। तो 250 के लिए भारत सरकार की ब्रीड मल्टीप्लिकेशन स्कीम है, उसमें वो 4 करोड़ का प्रोजेक्ट है, जिसमें 2 करोड़ का आपका लोन गवर्नमेंट सैंक्शन करती है बैंक के माध्यम से, जिसमें आपकी ज़मीनें वगैरह सब आपकी होनी चाहिए, और 2 करोड़ जो है वो भारत सरकार आपकी ये शेड की व्यवस्था है, गायों को खरीदने के लिए है, और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए, उसके लिए भारत सरकार स्टेजेस में सब्सिडी देती है। तो 2 करोड़ रुपए की सब्सिडी गवर्नमेंट से मिल रही है, जिसमें 2 करोड़ आपके ऑल ओवर इंडिया, जिसमें 2 करोड़ आपके लगेंगे। आपको भी लोन बोल रही है, आपको भी सस्ता लोन गवर्नमेंट ही प्रोवाइड कर रही है,
पर क्या है कि इन सब व्यवस्थाओं के पीछे एक प्रोसेस है, सिस्टम है। आपको सिस्टम थोड़ा सा 2 करोड़ सरकार लोन दो पे सरकार देगी। नहीं 2 करोड़ सरकार आपको लोन देगी, आपकी ज़मीन होनी चाहिए, ठीक है? और 2 करोड़ आपको सब्सिडी मिलेगी, अच्छा। तो 4 करोड़ का प्रोजेक्ट है ये। और आपको गायों की अच्छी नस्ल तैयार करनी है। गवर्नमेंट आपने का ली है सब्सिडी? हमने इसलिए नहीं ली क्योंकि हम लेट हो गए थे, स्कीम जो थी वो बाद में आई थी। और दूसरा क्या है कि मतलब थोड़ा पेनफुल प्रोसेस है, सरकार के क्या है फाइल के पेट भरने पड़ते हैं, ठीक है? कागज। हाँ, तो वो थोड़ी सी मेहनत है देखो। लेकिन छोटे किसान 5 गाय 25 गाय पे वो अच्छी व्यवस्था है। फिर गायों का पशु बीमा होता है, तो गाय की अगर डेथ हो जाती है तो वो किसान को उसको मिलता है पैसा। वो कम से कम गाय आजकल महंगी बहुत हो रही हैं। आजकल जैसे गीर है वो 2.5-3 लाख रुपए में ठीक ठाक मिलती है। अच्छा। अच्छी गाय आपको लेनी है 5-6 लाख रुपए की गाय है, अच्छा। क्योंकि अभी इनका क्या रुझान बहुत बुरी तरह बढ़ गया। तो मेरा ये मानना है किसान को मतलब भेड़ चाल में नहीं चलना चाहिए। उसके एरिया में जो गाय है, जो भी हम्प वाली गाय है वो देसी गाय है। अंदाजन से 48 से 53 के आसपास में गवर्नमेंट की ब्रीड्स हैं जो हर साल गवर्नमेंट ऐड करती जाती है, नई ब्रीड्स को शामिल करती है, ठीक है? तो अपने एरिया में जो ब्रीड अवेलेबल हो इजीली, जो दूध देने वाली हो। दूध देने वाली का मतलब आप भेड़ चाल पे मत पड़ो कि 22 लीटर 25 लीटर की गाय मिलनी चाहिए। वो गाय बहुत महंगी मिलेंगी और विरला मिलेंगी, ठीक है ना? और इसमें धोखेबाजी भी है, तो आपको 3 मिल्किंग देखनी है, क्योंकि आजकल क्या है दलाल बहुत जुड़े हुए गाय हैं। लेने से पहले गाय 3 लेने बार से का पहले मिल्किंग देखें। 3 बार का मिल्किंग देखे, गाय के पूरे फीचर देखे। गाय देखने में सुंदर होनी चाहिए, कद काठी अच्छी होनी चाहिए, और हर ब्रीड की कुछ फीचर्स खास है। होती है। फीचर्स है जैसे गिर में चौड़ा माथा है, सींग का पैटर्न अलग है, गाय का कान का पैटर्न आगे की साइड है, ठीक है? और गलकंभे जो है ना, जो गले के नीचे लटकता है वो अलग पैटर्न का है। तो हर गाय का एक फीचर है, वो आप फीचर देखो कि फीचर होने चाहिए। और गाय अगर 15 लीटर की भी मिल रही है तो 15 लीटर भी आप ठीक करो। तो आपको वही काम बात है, वो सवाल का जवाब नहीं मिल जी पा रहा कि गाय से आपने गौशाला शुरू करी जी अगर एक किसान ने, तो वो ईयरली कितना समझ सकता है कि उसे आमदनी हो ही जाएगी? तो वो क्योंकि देखो, इतने एक्सपीरियंस के बाद ये आप देखो बता सकते मैं हैं। बता रहा हूँ, देखो तो आपको क्या मल्टीपल प्रोडक्ट में जाना हाँ, पड़ेगा। वो आपने आजकल बताया। आप देखो कि हर बंदा चाहता है कि अच्छा प्रोडक्ट मिले। तो किसान अगर कर रहा है, मैं किसान के परिवेश से हाँ। बताता हूँ, ठीक है? किसान के तरह से बताता हूँ। किसान अगर कर रहा है तो मोरिंगा उगाए, ठीक है? मोरिंगा 1 एकड़ में मोरिंगा होगा। हर किसान के पास अंदाजन से 3-4 एकड़ ज़मीन होती है, और किसान को किराए पे ज़मीन सस्ते में मिल जाती है। तो एरिया डिपेंड करता है। जैसे गुड़गाँव में है जो हम लोगों को 50,000 से ऊपर मिलती है, पर किसान अगर लेगा तो उसको 30-40 में मिलेगी। तो किराए की ज़मीन ले लो, ठीक है? आप जो नॉर्मल पारंपरिक खेती है, जिसमें आप जैसे हरियाणा, राजस्थान में बाजरा उगाते हैं, वो भी बरसात के बाद, जिसमें मेहनत नहीं लगती। बरसात भगवान एक बरसात होते ही उसमें बाजरा लगा देते हैं। एक बरसात में भी वो सर्वाइव कर जाती हैं, ठीक है? पर उसको 2-3 बरसातें मिल जाती हैं। इसी तरह से सरसों लगा दिया जाता है, गेहूँ लगा दिया। तो ये मतलब गेहूँ में तो थोड़ी मेहनत मानता हूँ क्योंकि उसमें रात में पानी देना पड़ता है, ठीक है? लेकिन किसान को मेहनत हमको पारंपरिक खेती पे नहीं करनी चाहिए। हमको क्या करना चाहिए, औषधि खेती पे जाएँ, जिसमें वैल्यू एडिशन कर सके जिस खेती में, और कभी भी कच्चा माल नहीं बेचें। किसान को ये बेवकूफ़ी से बाहर आना पड़ेगा कि गेहूँ बेच के सरकार को दलालों को बेच देती है। गेहूँ से अच्छा दलिया बनाओ आप रामदेव का दलिया देख लो, 80 रुपए किलो होगा कम से कम, और बड़े स्टोर में 100 रुपए उसके ऊपर है। ऑर्गेनिक खेती करो, जैसे कुछ अच्छे गेहूँ के ब्रीड्स हैं, जैसे सोना मोती गेहूँ है, खापली है, ठीक है? तो आप ऐसी उगाओ। इनकी पैदावार थोड़ी कम होती है ऑर्गेनिक खेती में, पर गाय और ऑर्गेनिक खेती दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर आप ऑर्गेनिक खेती कर रहे हो और गाय नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं है। गाय आपकी दूध दे रही तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप आवारा गाय को रख लो, क्योंकि ऑर्गेनिक खेती में आपको केवल गोबर और गौमूत्र चाहिए, ठीक है? तो कुछ किसान क्या कर रहे हैं कि भाई जिनके पास मतलब ऐसा नहीं है व्यवस्था, तो वो सस्ती कीमत पे आवारा गाय रख लेते हैं। आवारा गाय के कोई पैसे नहीं देने हैं, या 5-10 हज़ार में मिल जाएगी आपको। या बीमार है वो गोबर तो करेगी, खिलाओगे तो गोबर करेगी। तो गाय अपनी खान पान का पूरी व्यवस्था कर सकती है। दूसरा क्या, आपको मल्टीपल प्रोडक्ट में जाना चाहिए, दूध पे खाली फोकस नहीं करना चाहिए। अब जैसे गाय के प्रोडक्ट में बात करता हूँ, जहाँ से कमाई हो दही सकती है। और घी। नहीं, मैं कमाई कहाँ, दूध की एक प्रोडक्ट लाइन पूरी अलग है। जैसे दूध हो गया, मक्खन हो गया, दही हो गया, घी हो गया, लस्सी होगी। लस्सी हम 80 रुपये लीटर बेचते हैं, 80 रुपये लीटर। किसान को बेचारे को दूध नहीं मिल रहा, दूध नहीं बेच पा रहा, ठीक है? तो आप लस्सी जा रहे हो तो लस्सी में क्या कर सकते हो, आप फ्लेवर्ड लस्सी पे जा सकते हो। आप 10 रुपए की लस्सी
150-200 ml की बेच दो, तो ये आराम से आपका कितना हो गया, 200 ml अगर हमने किया तो 10 रुपये का हो गया, मतलब करीबन 50 रुपये लस्सी के मिल रहे हैं आपको। ठीक है, तो लस्सी गाँव में क्या है, किसान फ्री में दे देता है, या गाय को खिला देता है, या खेती में इस्तेमाल कर देता है। पर हर प्रोडक्ट को आपने जब तक वैल्यू एडिशन नहीं किया, अपने प्रोडक्ट को ये बनाना है भाई सोना बेच रहे हम तो, अपने प्रोडक्ट को कभी मत बोलो कि हमारा प्रोडक्ट जो है निम्न स्तर का है। अपने प्रोडक्ट को हमेशा सोना बना के बेचो और उस पर काम करो। जैसे ऑर्गेनिक खेती कर रहे हो तो आप चारा भी गाय को ऑर्गेनिक दोगे, ठीक है, मोरिंगा साथ में लगाओ, तो मोरिंगा साथ में लगा रहे हो, 1 एकड़ आपने, जैसे आपने 25 गाय रखी, 1 एकड़ आपने मोरिंगा लगा दिया, तो मोरिंगा आपकी गायों को भी न्यूट्रिशन वैल्यू देगा और साथ में मोरिंगा पाउडर बेचो। हरियाणा के कुछ किसान हैं जो एक यूट्यूब वीडियो से अपना मोरिंगा और मोरिंगा की टैबलेट बेच रहे हैं, और वो बोल रहे हैं कि मैं तो खेती बाड़ी करना छोड़ दिया, मैं केवल मोरिंगा ही लगाता हूँ। तो 5 हम उससे मिल के आए, मैं और रोहित, तो वो 5 एकड़ में केवल मोरिंगा लगा रहा है। मोरिंगा में क्या करना है आपको, मोरिंगा लगाया, मोरिंगा ईजी मतलब लो केयर वाला प्रोडक्ट है, और 6 महीने में आपका मोरिंगा लग जाता है। पत्ते तोड़े, उसको एक छोटा सा चैम्बर बना लिया, वो आपके कमरे में, घर के कमरे में भी हो सकता है, पाउडर बनाओ। हाँ, ये सब करने के बाद फिर भी एक अमाउंट आप क्या कोट करेंगे? देखो मोरिंगा जो है, मोरिंगा नहीं, मोरिंगा मैं तो देखो मैं बता रहा हूँ कि किसान को खाली दूध पे फोकस नहीं होना हाँ, चाहिए। वो हो गया। दूध पे फोकस होके देखो, किसान अपना सत्यानाश कर रहा है दूध पे फोकस होके, वो 40 रुपए दूध का दूध बेच रहा है, 40 रुपए में वो अपने खर्चे पूरे नहीं कर सकता, क्योंकि कैटल फीड जो है वो हमारा 30-35 रुपए के आसपास में आ रहा है। गायों का जो हरा चारा आ रहा है, सूखा चारा जो है, वो जो गेहूं का भूसा है, वो करीबन 7 रुपए से लेकर 14 रुपए के बीच में वेरी करता है, अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग टाइम में। ठीक है, उसी तरह से जैसे चावल का भूसा है, अब जैसे राजस्थान हरियाणा का किसान तो चावल खिलाता ही नहीं था, चावल का भूसा, पर अब वो खिला रहा है। चावल का भूसा वो सस्ता आता है, ठीक है, और जो साइलेज है, साइलेज 7 रुपये है, तो गेहूं के भूसे से अच्छा आपको साइलेज खिलाना चाहिए। साइलेज 7 रुपये में पूरे साल मिल सकता है ट्रांसपोर्ट के साथ, ठीक है। और हरा चारा जो है वो करीबन 2 रुपये से लेके 3 रुपये के बीच में वेरी करता है। मोरिंगा भी आपको 2-3 रुपये में, आपने खुद की खेती कर रखी है तो मोरिंगा भी 2-3 रुपये में खिला रहे हो। अब जैसे हमने 5 एकड़ में करिया पत्ता डाल दे रखा है, ठीक है, 5 एकड़ में हमारे पास नीम है, पूरी बाउंड्री पे नीम लगा हुआ है, ठीक है। तो हमको मल्टी प्रोडक्ट पे जाना चाहिए, किसान को व्यापारी बनना पड़ेगा, और कोई भी प्रोडक्ट है उसका वैल्यू एडिशन करना पड़ेगा। 40 रुपए दूध करके आप कभी भी फायदा नहीं ले सकते। लेकिन आप ये नहीं बताएंगे उसे कि ये सब करके उसे कितना, मैं आपको बता रहा हूँ, तरीके बता रहा हूँ। देखो तरीके तो ठीक है, क्या होता है ना कि इंसान जब सबको देखो एक्सपेरिमेंट, देखो सबको अपने हाथ खुद जलाने हैं, ठीक है। किसी को क्या चीज़ पसंद है, किसी को क्या चीज़ पसंद है, किसी को कॉपी नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूँ, ठीक है, पर मैं किसान को हमेशा बोलता हूँ, किसान को अपना प्रोडक्ट वैल्यू एडिशन करके बेचे। अगर गेहूँ बेच रहा है तो 25 रुपये किलो बेच रहा है, गेहूं का आटा बनाएगा तो गेहूं का आटा कम से कम 40 रुपये बिकता है, बिस्कुट बनाएगा तो 100 रुपये में बिकेगा, ब्रेड बनाएगा तो 80 रुपये में बेचेगा, ठीक है। अब गौशाला पे अगर लौटे तो गौशाला पे लौटते हैं हम, ठीक है। तो दूध के एक प्रोडक्ट लाइन हो गई, हर प्रोडक्ट लाइन में वैल्यू एडिशन हो रहा है, तो दूध को जैसे आप प्रोसेस करते हैं उसकी कोई कीमत बढ़ती है, तो हमको प्रोसेस करना चाहिए। जितना कच्चा दूध बेचेंगे उसमें आपको कम पैसा मिलेगा, ठीक। उसके बाद गाय का गोबर है, गाय के गोबर से अपनी प्रोडक्शन की यूनिट लगाओ, वर्मी कंपोस्ट इजी हो जाता है, 45 दिन में वर्मी कंपोस्ट बन जाता है। वर्मी कंपोस्ट में मेहनत नहीं करना चाहते तो गाय का ताज़ा गोबर लो, जिसमें मिट्टी नहीं हो, मिट्टी अगर है तो नीचे की मिट्टी निकाल लो, ठीक है। उसकी एक जाली बना लो, इस साइज़ की जाली बना लो, जो 15 mm की, 15 mm का मतलब स्क्वायर बना लो। उस पर जैसे यहाँ पे हमने गोबर रखा हाथ पे, हथेली से, किसान की महिला किसान की पत्नी कर सकती है इजीली, क्योंकि किसान की पत्नी और किसान को गाय के गोबर से कोई घृणा नहीं है, इवन मुझे नहीं है, ठीक है। अगर मुझे कभी मौका मिलता है या कभी लेबर शॉर्टेज हो जाती तो मैं भी कभी सफाई में हाथ बटा देता हूँ। तो हमको गोबर लेना है, गोबर की हमको मंगोड़ी बनानी जाली में से, तो नीचे मंगोड़ी गिर गई, मंगोड़ी जैसी गिर गई, ठीक है। उसको आपको 2-3 दिन में अल्टी पल्टी करके छत पर ड्राई कर लो। ड्राई करने के बाद एक पल्वराइजर आता है, पल्वराइजर में जैसे ही आप उसको पाउडर बना लेते हैं, उसकी कीमत 10 रुपये हो जाती है। वैसे आपको कीमत बताता हूँ, जब किसान जो है एक टोली खाद बेचता है, खाद बेचा जाता है 6 महीने सड़ा के, कोई भी ताज़ा गोबर नहीं खरीदता किसान से। क्यों? ताज़े गोबर को अगर खेत में डाला तो दीमक आ जाएगी, दीमक का फूड है वो। तो हमेशा ताज़े गोबर को भी आपको प्रोसेस करना है, ठीक है। तो उसमें जैसे वेस्ट डिकम्पोजर से आप कर सकते हो,
उसके अलावा वर्मी कंपोस्ट बना सकते हो। उसके अलावा एक तरीका ये है, पाउडर बना लिया। पाउडर बनाने के बाद आपकी 10 रुपये कीमत हो गई। इसको आप एनरिच करके, जैसे घन जीवन अमृत बनाते हैं, वो गाय का गौमूत्र और गोबर से बनता है सारा, ठीक है। तो उसकी वैल्यू एडिशन करते ही वो 10 रुपये का पाउडर जो है वो 20 रुपये का हो गया। आप उससे अगर पैलेट बना लेते हैं, पैलेट की मशीन सस्ती है, पल्वराइजर जो है 15-20 हज़ार रुपये से स्टार्ट हो जाता है, और इसके लिए गवर्नमेंट सब्सिडी देती है। गवर्नमेंट किसान को हर काम करने के लिए सब्सिडी देती है। या छोटा उद्यम लगाना होता है, आपको कैटल फीड बनाना है, उसके लिए उद्यम लगाने के लिए पैसा मिलता है। आपको आटा चक्की लगानी है, उसके लिए भी पैसा मिलता है। मसालों की फैक्ट्री खोलनी है, उसके लिए पैसा मिलता है। सब्सिडी तो है, बहुत सारी योजनाएं देखो हैं। उसके लिए देखो, मैं मानता हूँ कि वो थोड़ा सा मतलब टाइट फिटिंग में है, पर आप अगर पेपर पूरे करके रखोगे, ठीक है ना, तो सरकार अभी प्रॉमिसिंग हो गई है। पुराना समय चला गया है। अब सरकार जो है किसान हितैषी है, ठीक है। आपको सही आदमी को चुनना है, ठीक है, और अपना प्रोसेस कराना है, ठीक है। ज़रूर मैं मानता हूँ कि कई बार कुछ खर्चे या रिश्वत मांग ली जाती है, वो देखो अगर अवॉइड कर सकते हो अवॉइड करो। अच्छे अफसर भी हैं मार्केट वो मतलब सरकारी में, पर आपको वो उस प्रोसेस से तो गुजरना है। फाइल के पूरी कंप्लीट करो फॉर्मेलिटीज़, लोन की व्यवस्था अपनी अपनी सैंक्शन करा के रखो, फिर आपकी फाइल को ज़्यादा दिन दबाया नहीं जा सकता, ठीक है। आपने ये हाईटेक गौशाला जो बनाई है, इस जैसे गाय पालने की तो एक ट्रेनिंग हो गई आपने जगह जगह, लेकिन गाय पालना तो एक देसी चीज है, देसी हमारी परंपरा चली आ रही है, लेकिन इसमें आपने बहुत सारी साइंस और टेक्नोलॉजी जोड़ ली। वो कैसे जुड़ी और वो कितना मुश्किल रहा, ये क्या स्टोरी रही, और बाकी लोग जोड़ सकते हैं? ठीक है, अब हम उस पर जाएंगे। एक हमारा पॉइंट रह गया था कि आपने पाउडर बनाया, एनरिच किया पाउडर को, उसके बाद आपने उसके पैलेट बना लिए। पैलेट की कीमत 40 रुपये है। गोबर जो कच्चा गोबर जो 6 महीने बाद बिकता है, वो बिकता है 50 पैसे किलो। 2 टन की एक ट्रॉली जो है 500 रुपये की किसान को बेचनी पड़ती है, ठीक है, जिसकी कीमत होती है अंदाजे 50 पैसे। पर आप जैसे ही इसको प्रोसेस करते हो तो 10 रुपये से लेके 40-50 रुपये तक जा सकते हो। आपने अच्छे से पैकेट किया, मार्केटिंग की। आजकल देखो किसान भी छोटे छोटे अपने वीडियो बना के सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं और अपने नंबर दे रहे हैं, ठीक है। तो गांव से भी कितने किसान जो हैं वो व्यापार कर रहे हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसकी हाईटेक गौशाला की। देखिए गाय को क्या है, लालन पालन के लिए इसको उन्मुक्त तो एक तो वो चाहिए जगह। तो हमारी कोई भी गाय देखो, किसी के गले में भी हमने रस्सी नहीं बांध रखी, ठीक है। तो हम व्यवस्था देखें अगर, तो जैसे ये एक शेड है, ये 800 फुट लंबा शेड है और 80 फुट चौड़ा शेड है, ठीक है। तो इसमें 3 व्यवस्थाएं हैं। ये जो है ये बोलते हैं TMR रैली। TMR रैली मतलब एक मशीन आती है जिसको TMR बोलते हैं। TMR का मतलब है टोटल मिक्स्ड राशन। तो टोटल मिक्स राशन तो ऐसा माना जाता है गाय को जो भी दो, गाय क्या है बड़ी समझदार है, वो चूज कर सकती है। आपने अलग अलग दिया वो चूज कर सकती है। जैसे हमने नीम दिया तो वो सबसे पहले नीम खाएगी, उसके बाद चारा खाएगी, ठीक है। तो TMR में क्या है, आप सब चीज मिक्स करके दे सकते हो। उसमें एक ब्लेड है, वो पंजाब में भी बनती हैं और कुछ विदेशी कंपनियां डेलावल भी बनाती है। तो जैसा जिसका बजट हो, और जैसे गवर्नमेंट की जो व्यवस्था लेते हो, गौशाला बनाते हो, उसमें आप इन सबको डाल सकते हो। ये पार्ट है। तो ये TMR रैली है। इसमें एक साइड में फाटक खुलता है और गाय को जो राशन दे रहे हैं, हमको कैटल फीड दे रहे हैं, सूखा चारा दे रहे हैं, हरा चारा दे रहे हैं, साइलेज दे रहे हैं, वो पूरा उसमें मिक्स करके दे देते हैं। तो मिक्स करके गायों के स्वास्थ्य अच्छा रहता है। और ये 10 मिनट के, इतनी बड़ी गौशाला है, 10 मिनट के अंदर में वो खाना दिया जा सकता है। पहले इसके लिए हमको 4 घंटे लगते थे। सिर्फ इस व्यवस्था की वजह से? इस व्यवस्था की वजह से, मतलब जो हमने TMR रैली बनाई हुई है, तो TMR हम दिखाएंगे आपको। तो एक तरफ से आती है ट्रैक्टर से और एक तरफ से फाटक खुलता है, 5 मिनट में वहाँ तक पहुँचता है। वहाँ से यू टर्न लेता है और 5 मिनट में यहाँ देके वो चला जाता है अगले बैच के लिए। पूरा चारा 10 मिनट में, 15 मिनट में इजीली गाय को पेश किया जा सकता है। अच्छा, ठीक है। और आपको अलग अलग मिक्स करने की जरूरत नहीं, उसमें जो डाल दोगे सब मिक्स होके आ जाएगा। वो मिक्स होके आ जाएगा। उसमें ब्लेड है, वो मिक्स कर देते, मतलब जब वो चलेगा ना तो रास्ते में मिक्स करता जाएगा, वो पूरे रास्ते मिक्स करता रहेगा। वो ट्रैक्टर के साथ में PTO से जोड़ा रहता है, ठीक है। उसके बाद देखिए ये PEB स्ट्रक्चर है। PEB का मतलब है प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग। तो ये फैक्ट्री में डिज़ाइन हुई है, ठीक है। और जो डेलावल कंपनी के हमारे प्रोडक्ट हैं, तो डेलावल ने हमारा पूरा व्यवस्था डिज़ाइन की है कि भाई गाय को कितना एरिया चाहिए, गाय को मिनिमम एरिया कितना चाहिए, उन्होंने वो बताया। हमने को जहाँ मैक्सिमम मिला हमने मैक्सिमम दिया, ठीक है। तो ये TMR रैली है। उसके बगल में जो है वो फूड रैली है। वो देखिए वो कंक्रीट की है और उसमें रिब्स बनी हुई हैं,
रिब्स इसलिए कि गाय जब गोबर और गोमूत्र देती है उस टाइम पे उसमें चिकनाहट होती है कुछ ना कुछ, और खाना खाते टाइम सबसे ज़्यादा गोबर आती है। ठीक है, तो जिनको गोमूत्र कलेक्शन करना है, अच्छा अभी हम बात कर रहे थे कि प्रोडक्ट लाइन है, तो एक तो दूध प्रोडक्ट लाइन होगी, दूसरा गोबर, हाँ। उसके लिए भी हमने डिस्कस किया। तीसरी प्रोडक्ट लाइन है हमारी गोमूत्र। गोमूत्र जो है, कच्चा गोमूत्र 5 रुपए में एक गौशाला है, मतलब एक फैक्ट्री है गुजरात में, वो 5 रुपए में किसान से गोमूत्र कलेक्ट करती है। 5 रुपए लीटर? 5 रुपए लीटर किसान को दे देती है, जितना दे दो। 5 लीटर से वो प्रोसेस करके 500 लीटर का प्रोडक्ट, 500 रुपए लीटर का प्रोडक्ट बनाती है। कितना वैल्यू एडिशन हो गया? 100 टाइम हो गया शायद, है ना? तो वैल्यू एडिशन बहुत जरूरी है। ठीक है, हम बीच बीच में बात करते जाएंगे कि हमको और क्या प्रोडक्ट लाइन में जोड़ सकते हैं गौशाला से। नहीं तो यहाँ पर फिर अभी हम उसकी व्यवस्था क्या है? हाईटेक जो व्यवस्था है, ठीक है, तो वो हमारी फूड एली हो गई। फूड एली में रिब्स लगी हुई हैं ताकि गाय गोबर का जो चिकनाहट होती है, गाय का गोमूत्र में जो पानी होता है उसमें फिसले नहीं, तो रिब्स बनी हुई ताकि गाय हमेशा अपनी पोजीशन पे खड़ी रहे। ठीक है, दूसरा हम इनके खुर बार बार इनके काटते रहते हैं क्योंकि ये चराई पे ज़्यादा दूर नहीं जाती। गाय जब नेचुरल चराई पे जाती थी, अभी हमारे पास बगल में कुछ प्लॉट है पर वो मतलब कितने 2-3 किलोमीटर चराई करके आती है। ठीक है ना, तो इनके खुर भी काटने पड़ते हैं। उसके बाद पीछे देखिए, वो है ओपन पैडॉक। ओपन पैडॉक का मतलब ये है कि वो लूज बेड है, उसमें हम हर 5-7 दिन में इसमें ट्रैक्टर से रोटावेटर कल्टीवेटर कर देते हैं ताकि सॉफ्टनेस है इसकी रहे। ठीक है, तो गाय बैठे तो उसको गद्दे वाला मिले। ठीक है, अब जैसे पंजाब में कॉमर्शियल जो डेयरियाँ हैं, जो एचएफ वगैरह की है, वो क्या करती हैं 8/4 का उसको एक दे देती हैं। वो 8/4 में जीती और मरती और दूध देती है और खाती है। ठीक है, तो वो जो व्यवस्था है वो थोड़ी सी क्रूरल्टी है। गायों को क्या है, इजी उन्मुक्त व्यवहार में पालना चाहिए हमें। ठीक है, और गायें जब हमारे से जुड़ी हुई हैं और गाय कालांतर से किसान और इंसान के साथ में इतना क्लोजली एसोसिएटेड रही है, तो इनका पूरा सम्मान करना चाहिए। उसके पीछे देखिए, अगर शेड के बाहर हम बाद के दिखाएंगे कुछ शॉट्स में, वो लूज बेड है और ओपन है। ओपन है। तो उसमें अभी क्या है, देसी गाय जो है वो गर्मी सर्दी वो बाहर धूप में भी बैठना चाहती है। सर्दियों में तो एंजॉय करती है, पर वो गर्मी में भी बैठती है। ठीक है, मन है, हाँ उसका मन है। तो हमारे यहाँ गेट खुले रहते हैं, जिसको अंदर बैठना है अंदर बैठ जाओ। अब जैसे इन्हें खाना खा रही हैं, खाना खाने के बाद ये अंदर बैठेंगी। गाय का अब फिर दूध निकलेगा 2 बजे, तो इनको 1:30 बजे के आसपास इकट्ठा किया जाएगा, जो गाय दूध देती हैं। ठीक है, तो 12 घंटे का गैप होना चाहिए गाय के दूध के बीच में। ठीक है, तो उसके हिसाब से उन्होंने अपना बॉडी को बना रखा है कि भैया वो तैयार रहती है। ठीक है, फिर उसका बच्चे का मिलन भी होएगा वहाँ पे। देसी गाय में ये अच्छी व्यवस्था क्या है कि देसी गाय में जो किसान अच्छा है, जागरूक है, वो बच्चा जरूर मैच कराएगा ताकि माँ और बेटे का मिलन हो। ठीक है, वात्सल्य हो। ठीक है, ये दूध जो है बच्चे के लिए, ठीक है ना, हमको जो मिल रहा है प्रसाद है। ठीक है, तो वहाँ पे मैच कराते हैं। छोटे बच्चे जितने भी हैं उनको सबको 1 थन का दूध दिया जाता है। ठीक है, और ये जो शेड है ये टेपर में बनाया हुआ है। तो पानी जो है पूरा निकलता है, पानी पूरा निकल के फिर चैनल में जाता है, चैनल पे पाइप के थ्रू अंडरग्राउंड में जाता है। अंडरग्राउंड पाइपिंग की हुई है और हमारा कोने में पॉन्ड है, वहाँ पे सारा पानी इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, तो बरसात की वजह से पानी थोड़ा सा जमीन पे गिरता है पर अंदर पानी नहीं आता। पानी भरता नहीं है, पानी मतलब ऐसे भराव नहीं होता, पर थोड़ा बहुत पानी गिरता है क्योंकि ओपन है तो बरसात आएगी। ठीक है, पर वो गाय एंजॉय करती है बारिश। गाय को पानी उतना पसंद नहीं है, भैंस एंजॉय करती है। पर गाय के लिए भी जैसे जब ज़्यादा टेम्परेचर होता है तो हमारा वहाँ पे बाथ शॉवर है, हम चलेंगे। तो बाथ शॉवर जो है वो 60 फीट का टनल है, उसमें 7 अलग अलग शेप के फव्वारे लगे हुए हैं। उसको नहलाया जाता है और फिर ग्रेजिंग के लिए भेजा जाता है। ठीक है, गायों को खुजली में आनंद आता है। तो यहाँ पे देखिए पीछे इसमें काऊ ब्रश लगी हुई है। हाँ, तो काऊ ब्रश में क्या सेंसर्स होते हैं, तो जिस गाय को खुजली करनी है, मन में आ रही है, उसके पास जाएगी तो उसका सेंसर अपने आप उसको डिकोड कर लेगा। और लाइट आनी चाहिए, लाइट जरूरी है इसमें। उसके बाद गाय जैसे अपना बॉडी मोड़ती है, सिर पे चाहिए तो सिर कर लेगी आगे, तो उसकी खुजली वहाँ पे होती रहेगी। पीठ पे करना है तो मशीन अपने आप डिटेक्ट कर रही है कि पीठ पे करना अब। ठीक है, उसके बाद ये डेयरी फैन लगे हुए हैं,
ठीक है। तो डेयरी फैन, देसी गाय को फैन की जरूरत नहीं है, पर जहाँ पे मॉइस्चर ज़्यादा हो रहा है, गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, ह्यूमिडिटी है, अभी भी है। तब हम पंखे चलाते हैं। अदरवाइज पंखे हमारे सारे साल नहीं चलते हैं। सर्दियों में तो वैसे ही बंद रहते हैं, और हम ह्यूमिडिटी, बरसात और ज़्यादा गर्मी है तभी पंखे चलाते हैं, ठीक है। तो उसमें उनको अच्छा, और ये जो शेड बना हुआ है ये इस डायरेक्शन से बना हुआ है कि यहाँ पे हवा का फ्लो अच्छा रहे, और पीछे पहाड़ हैं, तो इसमें नॉर्मली हवा का फ्लो, हवा चल रही है तो फ्लो आएगा। बाहर का वेदर अच्छा है तो यहाँ अच्छा ही फील होगा, ठीक है। और पूरी जो गौशाला है ये गेटेड है, इधर से गेट खोला, उधर से बाहर कर दिया, उधर से अंदर कर दिया। मिल्क पार्लर पे जाना है तो एक तरफ से एंटर कर दिया, दूसरी तरफ से निकल गया। मिल्किंग सारी मशीनों से ही सब मशीनों से होती है। हमारा 8/2 है, 16 गायों का दूध एक साथ निकलता है। और बच्चे और माँ को मैच करते हैं। उसके बाद गाय को हम कैटल फीड दे देते हैं, 2 घंटे भिगोया हुआ। हम पका के नहीं देते क्योंकि इतनी बड़ी व्यवस्था में पकाया नहीं जा सकता, तो 2 घंटे भीगा, हम अपना कैटल फीड खुद बनाते हैं, तो हमको वो करीबन 30 रुपए के आसपास पड़ता है। हम भरोसा नहीं करते क्योंकि मार्केट में क्या है, सस्ते महंगे प्रोडक्ट तो अवेलेबल हैं, लेकिन इसमें जैसे नकली दूध है वैसे ही नकली चारा, नकली कैटल फीड भी है। और जैसे हमारा ये क्या नाम है, मैगी है, पुराना मैगी है, और बिस्कुट्स हैं, वो सारा इसमें डलता है। और जो हमारे खाद्य है, अन्न है, वो खराब हो जाते हैं, फंगस वाले भी इसमें डाल देते हैं। जो पाउडर हो गया, पैलेट बन गया, उसका कुछ पता नहीं है क्या होगा, ठीक है। उसके बाद गेट लगे हुए हैं सर्दियों के लिए। तो पूरी गौशाला में, नॉर्मली गौशाला में आप देखोगे पर्दे वर्दे हैं, पर पर्दे क्या, हवा को रोक नहीं सकते, तो पॉलीकार्बोनेट के दरवाजे हैं। अभी ये सब बंद हैं, और सर्दियों में सारे के सारे शाम को बंद कर देते हैं, दिन में खोल के रखते हैं धूप के लिए, ठीक है। तो पूरी जो गौशाला है बंद हो जाती है, और हवा जो है वो अंदर बाहर में 10-15 डिग्री का डिफरेंस होता है, ठीक है। उसके बाद में वाटर ट्रफ लगा हुआ है। गाय जैसे 15-20 लीटर दूध देती है, तो उसको पानी भी उतने अमाउंट में चाहिए। तो हमारा 1 लाख लीटर का वहाँ पे टैंक है, वो आप देखिएगा। और यहाँ पे वाटर ट्रफ लगे हुए हैं। वाटर ट्रफ मतलब जैसे हमारा टैंक में फ्लोट वाल होता है, उसी तरह से फ्लोट वाल विल में है। तो जैसे खाली होएगा वो अपने आप ऑटोमेटिक भर जाएगा। गाय पीती रहेंगी, भरता रहेगा वो। एक साथ पी सकती है सारी गाय? एक साथ 3-4 गाय आराम से पी सकती हैं। गायों को पता है यहाँ पानी है। गाय बहुत इंटेलिजेंट है, गाय बहुत इंटेलिजेंट प्राणी है। उसको चीज़ों को समझने में फटाफट कोई टाइम नहीं लगता। मिल्किंग मशीन पे नहीं थी, जब ये हाथ से दूध निकाला जाता था, तो मिल्किंग मशीन पे ज़बरदस्ती लेके जाने लगे, तो इन्होंने सीख लिया भाई यहाँ पे दूध निकलेगा, ठीक है। क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या अच्छा खाना है, क्या बुरा खाना है। अब इनका जो पसंदीदा भोजन है वो नीम है, नीम के पत्ते हैं, ठीक है। वाटर ट्रफ पानी की व्यवस्था करता है। उसके बाद में हमारी मिल्क पार्लर हो गया। मैं जब आई थी यहाँ बहुत प्यारा बांसुरी वाला म्यूजिक भी बज रहा था। हाँ, तो वो शायद हमने, है ना, ये अब वीडियो शूट हो रहा है ना, उसके चक्कर में हमने बंद कर रखा, फैन भी बंद कर रखे हैं। म्यूजिक हमेशा चलता रहता है, म्यूजिक हमेशा चलता रहता है। मतलब फर्क पड़ता है म्यूजिक चलने का? आप पता नहीं यकीन करेंगे या नहीं करेंगे, हम ब्राजील बड़े जाते हैं, तो ब्राजील में हमने देखा वो ब्राजीलियन सॉन्ग लगा के रखा हुआ होता है मिल्क पार्लर में उन्होंने। अच्छा। हाँ। नहीं, हमारा कनेक्शन तो कृष्ण की बांसुरी, इसलिए हम इंडिया में तो कृष्ण की बांसुरी ही सुनाते हैं, ठीक है। और आपको क्या लगता है इतने एक्सपीरियंस के बाद गाय और म्यूजिक का क्या कनेक्शन है? देखिए, उनको अच्छा लगता है म्यूजिक। अच्छा, इवन भैंस भी म्यूजिक को पसंद करती है। अच्छा। कहावतें उल्टी हैं कि भैंस के आगे बीन नहीं बजानी चाहिए, पर भैंस भी एंजॉय करती है, ठीक है। दूसरा क्या, ब्राजील में इंग्लिश म्यूजिक है, ठीक है, उनका पोर्टुगीज म्यूजिक है। तो वहाँ पे बहुत सी गौशालाओं में हमने देखा कि मिल्क पार्लर में वो भी अपना म्यूजिक लगा के रखते हैं, वो उसमें खुश रहती हैं। हाँ, और वो देसी गाय हैं, और वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचे कि वो ब्राजील में पल रही हैं। मतलब वो हमारे यहाँ की गाय हैं? यहाँ की गाय हैं। जैसे लैटिन अमेरिका में 4 गायों पे काम हुआ है बेसिकली। जैसे गिर हो गई, रेड सिंधी हो गई, कांकरेज हो गई, और ओंगल हो गई। उनके नाम अलग हैं। जैसे ओंगल को जैसे वो बोलते हैं नीलौर, क्योंकि नीलौर फोर्ट से चढ़ी थी। गिर को बोलते हैं GYR, ठीक है। और कांकरेज को नेल्लोर बोलते हैं, नहीं नेल्लोर नहीं, गुजरेजा, ठीक है। और रेड सिंधी को रेड सिंधी बोलते हैं। रेड सिंधी वो मीट में यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके अलावा उन्होंने 3-4 ब्रीड अपनी खुद की बना ली, मिल्किंग भी है और मीट भी है। तो गाय जैसे भी एनवायरनमेंट में जाती है ढल जाती है। हम तो देखते हैं, हम जाते हैं तो वो कई बार हमारे को पहचान करके भाग के आ जाती हैं। अच्छा। हाँ, हमारे देश के? हाँ, हमारे देश के। हम तो ऐसा महसूस करते हैं कि हमको पहचान के आ रही है, क्योंकि एक बार हम एक गौशाला में हम रात को गए, पता ही नहीं उनको कैसे मालूम चला कि ये हम 15 लोग थे इंडियंस,
रात में उनको पता नहीं कैसे लगा, वो अपने आप से चल के, रात में गाय आराम करती है, हाँ। वो चल के आई फेंसिंग तक, जहाँ पे हमारी बस रुकी थी वहाँ फेंसिंग तक चल के आ गई, हमारे को देख रही है। तो तो गाय आपको बहुत लगा कि इंटेलिजेंट है। इमोशनल टच हाँ है। अच्छा, ये भी आजकल बहुत चल रहा है विदेशों में ज़्यादा कि थेरेपी टच, डायबिटीज़ है, डिप्रेशन है तो गाय का टच, इस तरह का कुछ शुरू किया आपने या एक्सपीरियंस किया है? देखिए, हम मेहमानों को बुलाते हैं, हम्म, हम अपने यार दोस्तों को बुलाते हैं, और यूट्यूब के जितने भी हमारे चैनल हैं या यूट्यूब के वीडियो हैं, हम आमंत्रित करते हैं लोगों को। अभी हम इस पे पैसा वगैरह नहीं ले रहे, ठीक है, बाद का पता नहीं, ठीक है। हमें चाहते हैं कि जब भी हमारे यहाँ कोई मेहमान आए तो गुड़ और नीम, करिया पत्ता, मोरिंगा, उसके भी हम पैसे चार्ज नहीं करते। हम चाहते हैं आप कि खिलाएं। हमारा जो मेहमान है अपने आप से इस गाय को दे, ठीक है ना, वो माध्यम है हमारा, हमको तो खिलाना ही है। और गाय को जब आप टच करते हो तो आप देखेंगे बॉडी शेक करती है, आपने भी फील किया जैसे है जैसे अपन हाथ पैर पे अपन है ना, जैसे टच करते हैं, या जैसे हमको कई दिन बाद कोई दोस्त मिला है या हमारा कोई फीमेल फ्रेंड है तो हमारे रोम खड़े हो जाते हैं, ठीक है। या हम अपनी बहन से ही मिल रहे हैं और हाथ बहन का पकड़ा हुआ है, और बहुत साल बाद इमोशन जाके, तो मतलब हमको, मतलब हमारा रोम रोम ऐसा सिहर जाता है। ऐसी गाय को जैसे आप टच करते हैं उसकी बॉडी शेक करती है, आप महसूस करोगे वो ऐसे 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 शेक हो रहा है बॉडी में। और गाय एंजॉय कर रही है आपके हाथ का टच, ठीक है, आप खुजली करते हैं उसको एंजॉय करती है वो। अच्छा, तो ये सब आपने करा लेकिन आपके पास बहुत ज़्यादा ये स्ट्रेस नहीं था कि कैसे पैसा जुटाना है, आप करते गए और सब चीज़ें होती गई। हाँ, लेकिन अब हमारा इस सब रुझान में- यही है। हाँ, हाँ, इस सब में लेकिन कोई एक बात है, मतलब आपने जो मुझे बताया कि आपने बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट बेनिफिट्स नहीं लिए, अलग हाँ। पचड़ा होता है थोड़ा हाँ, सा, और हम आपके पास हम ये चीज़ें सोचते हैं थी। कि है ना, हाँ, लेकिन सवाल ये है कि फिर भी क्योंकि आप इस फील्ड में हैं, आप जानते हैं प्रॉज एंड कॉन्स क्या है, क्या तकलीफें हैं और क्या ज़रूरतें हैं, कोई एक गवर्नमेंट के लिए आपको कुछ कहना है कि सरकार ये व्यवस्था करे अच्छे गौपालन के लिए, क्योंकि आप छोटे फार्मर को ठीक भी है, जानते हैं, उसमें कोई संदेश एक देने के लिए आप बोल रहे हैं। संदेश इन द हाँ, सेंस कि कोई एक स्कीम ठीक तो है। बहुत सारी है, ये सरकार गौपालन को बहुत ही प्राथमिकता दे रही है ऑलरेडी, ठीक। लेकिन कोई एक ऐसी चीज है जो और होनी चाहिए आपको लगता जी, है? सरकार से मेरी ये प्रार्थना है कि सरकार गोपालन, देसी गोपालन पे बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन सरकारी जो अफ़सर का चुनाव है या एनिमल हस्बेंड्री में जिन अफ़सरों का चुनाव है, वो भी ऐसे चुने जो जानते हो? गाय के हितैषी हों, और देश की जनता के साथ में वो भी अपना योगदान दे रहे हों, चाहे वो सरकारी कर्मचारी बन के दे रहे हो, तो उसमें अच्छे लोगों का चुनाव करें, ठीक है। उसमें रिजिड मेंटालिटी के लोगों का समावेश ना करें, उनको किसी और डिपार्टमेंट में दे दें। पर गाय एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट में स्पेशली, क्योंकि यहाँ पे ह्यूमन टच चाहिए, तो मेरा ये मानना है कि सरकार को ऐसे अच्छे लोगों को शामिल करे जो ईमानदार हों और गौ पालन से जुड़े हुए हों और गाय को प्यार करते हों और भारत की आम जनता के दुख को समझते हों, तो ये व्यवस्था बहुत अच्छी चलेगी। और किसानों से मेरा आग्रह ये है कि चाहे कितना भी पेन हो, अपने राज्य के एनिमल हस्बेंड डिपार्टमेंट से ज़रूर संपर्क करें, ठीक है। और भारत सरकार में भी आप चिट्ठियां लिख सकते हैं, प्रधानमंत्री तक को आप चिट्ठी लिख सकते हैं अगर कोई अफसर तंग कर रहा है तो, ठीक है। आप अपनी फाइल के पूरे पेपर्स जमा कराएं, जो उसकी रिक्वायरमेंट है वो तो देखो करनी पड़ेगी, उसमें कोई वो नहीं है। पर अगर कोई तंग कर रहा है तो उसकी शिकायत आप अपने, अच्छा, हर स्टेट में सीएम का अपना सेल होता है, तो सीएम को भी चिट्ठी लिखी जा सकती है। इसी तरह से कृषि मंत्री को चिट्ठी लिखी जा सकती है, एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्टर को चिट्ठी ये लिखी तो जा बहुत सकती है। लॉन्ग टर्म की बात लॉन्ग टर्म है, चिट्ठी देखो ये, लिखेंगे, जवाब देखो ये आएगा, धीरे नहीं ये आएगा। प्रोसेस धीरे धीरे होएगा, पर कभी भी इसमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि कोई तंग कर रहा है तो आप चुपचाप घर पे बैठ जाओ, ठीक है ना। सरकार जब सहयोग कर रही है तो सरकार की हर योजना का फायदा उठाना चाहिए किसान को। आपने जब ये डेयरी शुरू करी है और सारी चीज़ें हैं और अब बिजनेस मॉडल है, तो पहले तो आपने शुरू किया अपने लिए, फिर दोस्तों के लिए, लेकिन आपके जो प्रोडक्ट्स के रेट आपने बताए वो काफ़ी ज़्यादा हाई हैं। अगर हम खरीदना चाहें तो हमें लगेगा यार ये तो बहुत महंगा है। आप कह रहे हैं कि वो बहुत प्योर है, उस पर हम बात कर सकते हैं कि कितना प्योर है, लेकिन आपने बोला तो हम विश्वास करते हैं कि ये प्योर है क्योंकि हम देख रहे हैं आसपास कि काम कैसे हो रहा है, लेकिन वो बहुत महंगे हैं। ये कस्टमर रीच कैसे डेवलप किया आपने और कहाँ आप सेल कर रहे हैं? देखिए, हम अमेज़न पे सेल कर रहे हैं, फिर हमारी वेबसाइट के थ्रू सेल कर रहे हैं। ऑनलाइन सेल? हाँ, ऑनलाइन सेल कर रहे हैं। फिर हमारे जो वीडियो आते हैं उसमें हम नंबर डिस्प्ले करते हैं ताकि जिनको लोगों को खरीदना है
वो ले सकते हैं। तो ये ऑर्डर में कोई मुश्किल नहीं आई कभी कि आई नहीं रहे ऑर्डर क्योंकि महंगा बहुत है, नहीं, या उसके फिर अलावा हम शुरू से कैंपेन ही? करते रहते हैं, जैसे सोसाइटीज़ वगैरह में कैंपेन करते रहते हैं, ठीक है। हाँ, मैं मानता हूँ कि प्रोडक्ट महंगे हैं, पर आप अगर आपको प्रोडक्ट महंगे लगते हैं तो आप कम खाएं, अच्छा। ठीक है ना। मेरा ये मानना है कि जैसे आपको रोटी चौपड़नी है तो रोटी आप नॉर्मल घी से चौपड़ लें, आप अपनी सब्जी में या 1 चम्मच घी सीधा खा लें, ठीक है ना। तो 1 चम्मच की तो ज़्यादा वैल्यू नहीं है, तो 1 किलो घी आपका महीने में चल सकता है। मतलब ये जो शुद्धता वाला जो पूरा दावा है, ये आपका सिर्फ यहाँ देखो ये पे पेनफुल एक quoted प्रोसेस है, देखिए। नहीं, हाँ, इसको एक ये आप इंटरव्यू कर रही हूँ मैं आपका, आप मुझे बता रहे हो और मैं देख भी रही हूँ कि सब कुछ किस तरह से है, लेकिन बाहर से कोई यूजर ऑनलाइन अमेजोन पे देख रहा है कि ये घी है और ये 4,390 रुपए किलो है। इसमें 12% टैक्स है। हाँ, तो उसके बाद वो सोचे कि ये महंगा है, लेकिन आप कह रहे हैं कि ये प्योर है, इसकी क्या गारंटी है उसके लिए? वो प्रोडक्ट डिस्प्ले में क्या मैं तो है, क्या मैं तो सर्टिफिकेशन हाँ, है, मैं क्या अपने है? दर्शकों को यही बोलना चाहूँगा, आप अपनी आँखों से आके देखें, हमारी खेती-बाड़ी की सब व्यवस्था आ नहीं देखें। सकते, ऑनलाइन आप बेच रहे हैं, ऑनलाइन मैं खरीद रही हूँ, मुझे कैसे पता चलेगा ये प्योर है? तो आपके जितने सवाल हैं, हम उनके सवालों का जवाब दे सकते हैं। नहीं, एक नॉर्मल यूजर। मैं समझा भी सकता हूँ ना, घी मैंने आपको भी बताया, घी 5-6 तरीके से बनाए जाते हैं, नहीं, वो तो मैं ठीक समझ है। गई, लेकिन मैं आउटसोर्स सिर्फ एंड हाँ, यूजर की बात कर रही हूँ जो ऑनलाइन देख रहा है, वो भी ढूंढ रहा है आपकी तरह देखिए ये कि तो बच्चों को अच्छा देखिए मिले। ये तो मतलब सबको कोई हाँ, सर्टिफिकेशन आपने कराया है? आजकल A2 मिल्क, A2 घी, घी ये सब घी चल जो रहा है। है, घी में A2 प्रोटीन ट्रांसफ़र नहीं होता है। जैसे हम मेल्ट करते हैं, दूध में तो आप उसको सर्टिफ़ाई कर सकते हैं, पर घी में वो प्रोटीन मेल्ट करते ही वो ट्रांसफ़र नहीं होता है, ठीक है। तो घी में तो यही है, आप अपनी आँखों से देख सकते हैं, ठीक है। दूसरा ये बात कि हमारा ये मानना है कि जब हम अपने ग्राहक से एक प्राइस ले रहे हैं, तो अब हम उसमें चोरी क्यों करें? नहीं, वो एक आपकी इंसानियत है, लेकिन मैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रही हूँ, देखिए जब मुझे ये देखिए, खरीदना है तो मैं आपको गोपालन डायरेक्टली देखो, जानती हम भी बाहर से 1000 रुपए में घी खरीद के, 1000 रुपए में घी खरीदे, 1500 में उसको बेच दें, हूँ। ठीक है। ऑनलाइन के खर्चे 100-200 रुपए के खर्चे हैं, 200 रुपए हमको फिर भी बच जाएंगे, ठीक है। वो बेचना आसान है, और आजकल जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जा रहा है, उसमें ज़्यादातर ऐसे ही कर रहे हैं, आउटसोर्स कर रहे हैं, ठीक है। आउटसोर्स तो बहुत आसान है, पर जब आप गाय खुद पालते हो, एक-एक गाय का चुनाव करके लेके आते हो, गाय के साथ में 365 दिन आपको जुड़ना पड़ता है। दूसरा क्या है, आज जो प्रॉब्लम है, कल वो प्रॉब्लम नहीं है, कल एक नई प्रॉब्लम मैं है, वो सब समझ ठीक है। और खेती-बाड़ी की आपको बताता हूँ, ऑर्गेनिक खेती, हम लोग चारा उगाते हैं, जो कोई चारा ऑर्गेनिक नहीं कर रहा है। कुछ लोग कर रहे होंगे, मैं मना नहीं कर रहा, पर इतने स्केल पे कोई ऑर्गेनिक चारा नहीं कर रहा है, ठीक है। ज़मीन का किराया हमको बाहर से लेना पड़ता है, हमारी किराए की ज़मीन है, 50,000 रुपये तो हमको किराया देना पड़ता है। तो और फिर क्या, हमारे सारे एम्प्लॉइज़ हैं, तो इनकी सबकी पूरी व्यवस्था, इनकी खाने-पीने की, इनकी रहने की व्यवस्था, तो ये हम सस्ता दे रहे हैं। इसकी एक्चुअल वास्तविक कीमत इसकी ज़्यादा है, आप करके देखो। और जिसको लगता है कि ये दूध, घी महँगा है, वो कम से कम आप एक काम करो, 27 किलो दूध खरीदो, अमूल का ही खरीद लो, उसका घी बना के देखो, कितने लीटर दूध में घी बन रहा है और कितना टाइम लग रहा है। आप पूरा दिन परेशान हो जाओगे। दूध लेके आओ मार्केट से, उसको गर्म करो, ठंडा करो, जामुन दो, फिर बिलो, ठीक है ना। तो बेसिकली ऑनलाइन चल रही है सारी सेल, हैंड टू हैंड जैसा कुछ नहीं, ऐसे हमार कस्टमर भी मैं हैं? हम लोग तो बहुत से लोगों को ये बोलते हैं कि आप गौशाला में आओ, विज़िट करो, और सब नहीं कर गौशाला में अपना शोरूम है, गौशाला का सोवेनियर शॉप है, वहाँ से आप अपने प्रोडक्ट खरीदें, ठीक है। अब हम दूध दूध आपको बताया, दूध के प्रोडक्ट हो गए, गोबर के प्रोडक्ट हो गए और गौमूत्र के प्रोडक्ट हो गए। ये सब आपको वैल्यू एडिशन करनी है। उसके साथ-साथ में आप दूसरी वैल्यू एडिशन मोरिंगा है, मोरिंगा पे काम कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा कैरट का पाउडर बना सकते हो, बीट रूट का पाउडर बना सकते हो। आजकल जो अच्छी फैमिली है, जैक फ्रूट है, तो इन सब का पाउडर इस्तेमाल करते हैं वो दैनिक दिनचर्या में। अब जैसे सरसों तेल है, तो हम अपने अपने बैलों को सरसों तेल निकालने के लिए एक्चुअल घानी निकालते हैं, कच्ची घानी। कच्ची घानी। मार्केट में सरसों का तेल 150 नहीं, रुपए से मिल रहा है। मैं वहीं आ रही हूँ कि पहचान क्या है? कच्ची घनी तो हर रैपर पे लिखा हुआ है कि ये कच्ची घानी घनी ब्रांड है, मैं वही बैल कोलू एक ब्रांड का नाम ब्रांड है। है, लेकिन एक जो टाइप होता है कि सरसों का तेल कौन सा है, वो कच्ची घनी प्रोसेस से बना हो। अब मैं आपको बताता हूँ। मुझे ये बताइए कि सरसों जो का तेल खरीद रहा है उसे सरसों का तेल 4 तरीके से निकाला जाता है। एक तो होता है नकली तेल, उसमें कुछ भी अडल्ट्रेशन करो और एसेंस वैसेंस डाल के या मिल्मा करके कुछ भी करके आप बना दो, एक वो प्रोडक्ट हो गया। दूसरा प्रोडक्ट है कि आप अपनी मील के अंदर, जिसमें हाई प्रोडक्टिविटी हो, जिसमें हीट जनरेट होती हो, सीड को गर्म किया जाता हो, ठीक है। जितनी भी मशीन से बनेगा, उसमें मशीन क्या बनती है, लोहे से बनती है, लोहा घिस के आ रहा है,
एल्युमिनियम है तो एल्युमिनियम घिस के आ रहा है, ठीक है। उसी तरह से नट बोल्ट है, सीड्स है, सीड को वहाँ गर्म किया जाता है ताकि 48% के आसपास तेल निकाला जाता है। हमारा जो है 20-25% के बीच में रहता है। हमारे ऑयल केक जो है उसमें से हम तेल निकाल नहीं पाते, 25% मैक्सिमम है। अलग अलग मौसम पे अलग अलग डिपेंड करता है। वो लोग 48% ऑयल निकाल लेते हैं सरसों में से। फिर दूसरा तरीका है कि मैकेनाइज कोल्ड प्रेस। मैकेनाइज कोल्ड प्रेस में क्या करते हैं, वो लकड़ी की लेते हैं पर उसमें मोटर चलती है, ठीक है। वो तरीका है पर उसकी स्पीड अलग है और प्रोडक्शन अलग है उसका। तो वो सस्ते में बेचते, वो 400 के आसपास में बेचते हैं, हम लोग 600 रुपये के आसपास में बेचते हैं। क्योंकि हमारा सरसों जो है 2 बैच बनते हैं, 10-10, 15-15 किलो के 2 बैच बने, उसमें से केवल 25% के आसपास में तेल निकला। और गाय, एक तो बैल लगा हुआ है, दूसरा उसके ऊपर एक गोपालक लगा हुआ है। 2 लोग मेहनत कर रहे हैं, 2 लोगों की तनख्वाह। एक गाय को पालने के लिए 300 रुपये का खर्चा है रोज का, अगर आप ढंग से पालते हो, ठीक है। एक गोपालक की तनख्वाह जो है वो 400 रुपये प्लस खाना और रहना, तो ये करीबन 500-600 रुपये के आसपास पहुंचती है। तो आपने 2 बैच बनाए और बैल के हो गए 300 रुपये, तो 1000 रुपये तो आप केवल लेबर के दे रहे हो। और मशीन से तो क्या है, एक लेबर 10 मशीनों को चला रहा है। फिर उसी में कोल्ड प्रेस में एक रोटरी आती है, रोटरी में क्या है, मेटल के पार्ट्स हैं और वो बना हुआ कोल्ड प्रेस की तरह, उसको भी बोलते हैं कोल्ड प्रेस है पर वो रोटरी है। रोटरी में मेटल के पार्ट्स हैं, केवल एक अंदर का जो है वो लकड़ी डाल देते हैं। फिर एक आती है कोल्ड प्रेस जिसमें सीड्स को गर्म किया जाता है और फिर उसको प्रोसेस किया जाता है, वो भी कोल्ड प्रेस कहलाता है पर उसका टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा होता है। टेम्परेचर मेन चीज़ इसमें टेम्परेचर रूम टेम्परेचर रहता है, टेम्परेचर। ठीक है। अब जैसे हमने आटे की चक्कियाँ लगा रखी हैं, मसाले की चक्कियाँ लगा रखी हैं, तो ये हमारी आटे और मसाले की चक्की 50 आरपीएम पे चलती है, जो मार्केट की है वो 2,500 से 3,000 आरपीएम पे चलती है। तो जो हमारा आयुर्वेदा में और जो हमारा पुराना जो साइंस है वो ये बोलता है कि चीज़ को, खाने की चीज़ों को एक ही बार गर्म करना चाहिए। जैसे आपने सरसों के तेल में समोसे बना लिए तो समोसे खराब, ऑयल खराब हो चुका है, आप उसका इस्तेमाल कुछ दूसरा कर सकते हो। कुछ कंट्रीज़ में ऐसे ऑयल को कलेक्ट किया जाता है और फिर उससे गाड़ियों का फ्यूल बनाया जाता है। अच्छा। हाँ, ठीक है। और पर यहाँ तो दोबारा इंडिया में क्या करते हैं, उसी तेल को बार बार प्रोसेस करते हैं। हाँ। तो वो क्या आपके स्वास्थ्य को बहुत हानि पहुंचा रहा है। तो ये गिर गायों की गौशाला है, यहाँ पे दूध, घी और तेल भी बन रहा है और सारे प्रोडक्ट बहुत महंगे और हैं। अब हम पाउडर में भी जा रहे हैं, जैसे मोरिंगा पाउडर में जा रहे हैं, बीटरूट पाउडर में जा रहे हैं, कैरेट पाउडर में जा रहे हैं और मसालों में जा रहे हैं, सब में। और अलग अलग तरह के आटे, बेसन, इन सब में जा रहे हैं। ये हमारा सब लेकिन वैदिक रीति से है, ठीक है ना। कुछ आयुर्वेदिक रीति से, कुछ भी हाँ, जो हमारे पुरानी जो प्रैक्टिसेस थे, हम उनको आज के परिवेश में, मैकेनाइज भी हैं कुछ जगह प्रोसेस, पर आज के परिवेश में सिस्टम वही है। अब जैसे आटा बना रहे हैं तो वो पत्थर की चक्कियों में ही बना रहे हैं और 50 आरपीएम पे बना रहे हैं। तो ये गिर गायों की गौशाला है और यहाँ पर दूध, घी, तेल और जो अभी कृष्णा जी ने बताया कि आटा भी जो रूम टेम्परेचर है उस पर हो रहा है, तेल भी उस पर हो रहा है। जो वैदिक और आयुर्वेदिक विधियाँ हैं चीज़ों को तैयार करने की, खाने पीने की, उन सबको फॉलो किया जा रहा है। सब कुछ महंगा बहुत है जो रेट सामने आया है, लेकिन दावा ये है कि ये सब कुछ सबसे ज़्यादा शुद्ध है। इसमें मेहनत बहुत है। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो दिल्ली एनसीआर में एक अच्छी जगह है। अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं तो खरीद सकते हैं, ऑनलाइन भी सब कुछ मिल रहा है। लेकिन सबसे खास बात ये है कि जो गायों के साथ यहाँ रिश्ता है वो बहुत अहम है। हर किसान के लिए एक मैसेज है, एक कहानी है सामने कि आप भी ये सब कर सकते हैं। और गौ पालन, गौ सेवा करके जो एक पुण्य मिलता है वो तो कमा ही सकते हैं, लेकिन पैसे भी अच्छे कमा सकते हैं। अगले पॉडकास्ट में फिर मुलाकात होगी एक ऐसी ही कहानी और शख्सियत के साथ। आप देखते रहिए किसान तक।